नमस्कार, कड़वी कॉफ़ी के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, क्या भारत खुद पर हँसना भूल चुका है और कैसे हमारी कॉमेडी के साथ ट्रेजेडी हो रही है और ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी हो रही है। और इसके लिए हमारे बीच हैं कुछ कार्टूनिस्ट और सटायरिस्ट। शुरू करते हैं उर्विश से। उर्विश गुजराती पत्रकार रहे हैं और वहाँ पर और वो मेरे ख्याल से उनका आखिरी 300वां शो आने वाला है गुजराती फंडा नाम से। और वो गुजराती लोग सोचते कैसे हैं इसके बारे में। हिंदी भाषा और हिंदी पट्टी के लिए एक तरह की खिड़की है, जिसके ज़रिए हमें समझने में मदद मिलती है कि गुजरात के लोग और गुजरात की जो पूरे गौरव जो है जहाँ से आता है, वो लोग सोचते कैसे हैं, इन चीज़ों को देखते कैसे हैं और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है इस देश में इस समय वो ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर डॉक्टर रायन धोड़पकर हैं, जो कि पुराने कार्टूनिस्ट हैं। जनसत्ता में लंबे समय से उनके कार्टून्स मतलब शायद हम सब देख के बड़े हुए हैं। जनसत्ता में तीसरा जो संपादकीय आता था, जो मुझे याद है और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ज़्यादातर वो लिखते थे। और उस सब से हमारी समझ और व्यंग्य को लेकर, हास्य को लेकर और ह्यूमर लेकर शायद बहुत ज़्यादा बड़ी है। मेडुसा हमारे साथ हैं, जो कि सटायरिस्ट हैं। उनका ज़्यादा परिचय नहीं है। और अतुल चौरसिया न्यूज़ लॉन्ड्री में हैं, जो टिप्पणी करते हैं और आज उनका टिप्पणी लिखने का समय था, जो कि वो इस हफ्ते जो आने वाला है। और उन्होंने इस बहुमूल्य समय बहुमूल्य व्यस्तता में बीच में से समय निकाला इसके लिए। और मंजुल है, जो कि 92 में मैं उनके साथ काम करता था, जब वो शायद ग्रेजुएट हो रहे थे या जस्ट हुए थे या नहीं हुए थे, हो रहे थे। तो उस समय हम लोग राष्ट्रीय सहारा में साथ में थे। मंजुल का एक लंबा सफ़र रहा है हिंदी और एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो ये सारे लोग आज जो मैं पैनल वही में हैं, पूछ रहे वो हूँ। एंटायर मेरी डिग्रियों को लेके कोई संदेह नहीं है। हाँ, किसी की डिग्री के लोग हाँ, मैं इस डिग्रियों इन सब वही बताने वाला था कि इनकी डिग्री के लिए आप विवाद मत खड़ा कीजिए शुरुआत में। नहीं, आज का पूरा जो पैनल है इसको जो है मतलब वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस जो है, इनकी डिग्री को लेके कोई संदेह किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिना डिग्री के भी और डिग्री के साथ भी और डिग्री के बिना भी वो अपनी डिग्री, अपने सर्टिफिकेट रोज ही दिखलाते रहते हैं हम सबको, जिसको हम देख देख के कई बार खुद पे हंसते हैं, कई बार दूसरों पे हंसते हैं, कई बार हम रोते भी हैं। तो ये आज की जो बात हम इस पे शुरू करते हैं कि ये जो हमारे मतलब एक तो ये भी बात है कि हम सब लोग भारत के लोग भी और कुछ हम लोग और कुछ इस समय को देखते हुए कि हम कब हंसते हैं, हम किस तरह से हंसते हैं, हम पर हंसते हैं, हम दूसरों पे हंसते हैं। मैं सुबह-सुबह सुनता हूँ वो एक अजीब से लोग होते हैं जो मतलब वो पता नहीं चलता कि वो सुबह की शाखा में जा रहे हैं या वो जिसको वो बात बीच में वो वही लाफ्टर क्लब में बदल जाता है और वो ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे होते हैं। वो योगा है या वो किस पे हँस रहे हैं या सचमुच। तो ये एक पूरा का पूरा जो एक समय जो जिससे हम गुज़र रहे हैं, जहाँ पे चुटकुले सोचने पर एक तरह की पाबंदी हम देख रहे हैं हमारे सामने। कोई एक स्टैंड अप कॉमिक था जो कि उसको अपने परफॉर्मेंस से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और लंबे समय तक नहीं छोड़ा गया। इसी तरह से साथ में देख रहे हैं कि जो लोग यौन उत्पीड़न के जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। तो एक हम अजीब से एक बड़े विभत्स से समय में हैं, जो कि हमारे लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ बता रहा है, हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ बता रहा है, हमारी राजनीति के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। तो मैं डॉक्टर धोड़पकर से शुरू करना चाहता हूँ कि आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप शायद हम सबके बीच में सबसे लंबे गवाह हैं चश्मदीद इस पूरे दौर के, कि जहाँ पे ह्यूमर किस तरह से बदला, किस तरह से आप उसको देखते हैं। एक तो ये सही बात है कि हमारे वक्त में ह्यूमर जो है वो करना एक डरावना काम हो गया है। वो इसलिए भी हो गया है कि बहुत सारे लोगों को अब ये लगने लगा कि उनका दौर आ गया है और उनसे अब उनके बारे में कोई मजाक नहीं किया जा सकता। ये बहुत सालों से लोग थे जिनको ये लगता था कि विक्टिमाइज हो रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई जगह नहीं है। अब ये उनको लगता है पावर आ गई हमारे पास, और विक्टिमाइज होने का सेंस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से वो ताकत हासिल करते हैं। तो ढूंढते रहते कि कहाँ पे जो है उनके साथ मजाक हो रहा है, और वहां जाके वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा खतरनाक वक्त है इस मायने में कि ये समझ में नहीं आता कि कब आपके कार्टून पे जो है कहीं पे
बदायूं में गाजीपुर में FIR हो जाए और आप जो है मंजूर कुछ इस तरह से भुगत भी चुका है। तो जी यानी ये, क्योंकि इन लोगों की सत्ता जो है, इन लोगों की ताकत दरअसल इसी विक्टिमाइजेशन पे बेस्ड है, इसलिए किसी तरह का भी हल्कापन उनको हल्का बनाया जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए है ना, हम लोग ने जब शुरुआत किया था तब ऐसा था कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जैसे बन रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि हम ज्यादा डेमोक्रेटिक होने वाले हैं। तो कार्टूनिस्ट का काम एक तयशुदा था, व्यंगकार का काम एक तयशुदा था। अब समस्या यह है कि अब कार्टून बनाना या व्यंग करना एक राजनीतिक गतिविधि की तरह हो गया है ना, जिसे हम कहेंगे पहले पत्रकारिता जो थी वो प्रोफेशन थी, अब मिशन हो गई अगर आप करना है तो सचमुच। अब जो है आप व्यंग करने में खतरा उठाते हैं। पहले खतरा नहीं था, पहले होता था कि आपने कार्टून बनाया तो व्यंग का तो पॉलिटिशियन में हंस लिए या पार्लियामेंट में कुछ बात हो गई, वो निकल जाता था। मैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए। अब लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये स्थिति कुछ मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत अलग है। हम सोच रहे थे कि हम ज्यादा लोकतांत्रिक समाज बनेंगे, ज्यादा प्रगतिशील समाज बनते जा रहे हैं, हम ज्यादा रिग्रेसिव समाज बनते जा रहे हैं, ज्यादा अलोकतांत्रिक बनते जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत नया किस्म का अनुभव है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है। मंजुल, क्या सोचते हो कि मतलब मुझे लगता है कि एक तो ये कि सबकी जो पहले हम लोग मानते थे कि नेता लोग हैं, इनकी चमड़ियां काफी मोटी है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कह रहे हैं, और लोग हंस से आगे निकल जाते थे और वो भी शायद खुद पे हंस लेते थे कि चलो कोई बात नहीं। मतलब मुझे तो कई पॉलिटिशियन ने बहुत पहले कहा, कहते थे कि हमें क्या पता, आप ठीक है, आप कहिए अपनी बात और कौन रोक रहा है आपको ऐसे। और फिर ये भी था कि हम एक लोकतंत्र के देश है जहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पर क्लियरली एक समय पे ये आया कि जहाँ पे एक तरह की असहिष्णुता आ गई और हमारी आस्था जो है एकदम सडनली, मतलब मैं बार-बार इस वाक्य कहता हूँ कि जैसे कि हमारी आस्थाएँ जो हैं एकदम मरी जा रही हैं आहत होने के लिए। तुम कुछ सोचो, कहो और मतलब मैं महसूस कर लूँगा कि मेरी आस्था जो है आहत होने वाली है। जैसे मैं मान लूँगा कि तुम्हारे फ्रिज में जो है गोमांस रखा हुआ है और उसके लिए तुम्हारा कत्ल हो सकता है। मंजू, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? नीतीश, देखिए, डॉक्टर साहब ने राजेंद्र जी ने बहुत कायदे से उसे समअप कर दिया है। ठीक है, उसमें मैं जो अपनी बात शुरू करूंगा, मैं एक्चुअली 89 में जब मैंने शुरू किया तो हम लोग डॉक्टर साहब वगैरह के कार्टून देखा करते थे। तो उस समय का डॉक्टर साहब का एक कार्टून है, हालांकि वो 90s के शुरू का कार्टून है वो, और मेरे पास उसका ओरिजिनल रखा हुआ है एक्चुअली। तो उसमें है क्या कि एक आदमी, एक अर्थी निकल रही है जिसमें से लोग चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, और दो लोग जो बीजेपी के नेता जैसे दिख रहे हैं वो चल रहे हैं, और वो एक दूसरे से पूछ रहा है कि यार ये सत्य क्या होता है। ठीक है, तो वो पूरी फिलॉसफी जो है, जो जो अब जो ये युग बताया जा रहा है कि ये पोस्ट ट्रुथ एरा है, तो उन्होंने अब सत्य को अपने हिसाब से परिभाषित किया है। जैसे अगर आप अभी ट्रेन दुर्घटना को ले लीजिए, तो उसमें आपको इस तरह के फैक्ट्स निकाल निकाल के इन लोगों ने आपको दिए हैं। जिस तरह की सरकार विज्ञापन दे रही थी, जिस तरह की सरकार एड छाप रही थी, जिस तरह के मंत्री लोग बातें कर रहे थे कि हमने रेलवे की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी है और 2014 के बाद असली काम हुआ है, तो अब एक टिप्पणी करके आप देख लीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप बगैर नाम के टिप्पणी करेंगे और उसके बाद आपके ऊपर 50, 60, 70, 80, 100, 200 लोग जो हैं वो आपको ये समझाने आ जाएंगे कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है ना। तो वो माहौल तो इस तरह का बना ही दिया गया है। और ये तो मैं, सोशल मीडिया की बात तो अलग है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो एडिटर्स हैं दे आर वरीड कि उनको क्या कैरी करना है पेपर। जैसे पहले ही होता था कि न्यूज एडिटर का काम ये होता था कि न्यूज आती थी, वो ये देखता था कि यार इस न्यूज की न्यूज वैल्यू क्या है। अब वो ये देखता है कि यार इस न्यूज की न्यूसेंस वैल्यू क्या है। वो अगर उसको लगता है कि यार सरकार के जरा भी खिलाफ है और कल मुझे फोन आ सकता है, तो वो न्यूज ड्रॉप हो जा सकती है, या वो अंदर के पन्नों पे जा सकती है, या वो दबा दी जा सकती है। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत तेजी से बढ़ा है। कार्टूनों का जो आलम है, वो तो आप ये समझ लीजिए कि आप जितने प्रतिष्ठित अखबार हैं उनको उठा के देख लीजिए, और अगर उसमें आपको कहीं पे भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह का चेहरा दिखाई दे जाए तो आप मुझे बताइए। मेडू साहब, अगर हम ये पूछे कि ट्रोल्स के साथ किस तरह का रिश्ता है आपका, कि कैसे जो असहिष्णु लोग हैं या जो उस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, वो किस तरह से आपको आपके साथ बर्ताव करती हैं? क्योंकि एक तो ये कि
एक तो सटायरिस्ट होना और दूसरा ये कि एक स्त्री, एक एक नारी होना इस पूरे परिवेश में, ये कैसा, क्या ये अलग है या ये मतलब उसी को आगे जाके देखना है, या कम कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतने मूर्धन्य लोगों के बीच में मेरे लिए जगह थोड़ी-सी बनाई और आपको लगा कि शायद इन लोगों के साथ एक ही स्टेज पे मैं शरीक हो पाऊँ। सो उसके लिए आपका धन्यवाद। बट जहाँ तक आपका सवाल है ट्रोल्स के बारे में, तो हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जहाँ अभी सर लोग कह रहे थे अबाउट हाउ द स्टेज ऑफ द सिचुएशन और कार्टून्स का रोल चेंज हुआ है, कार्टूनिस्ट्स का रोल चेंज हुआ है। सर कह रहे थे कि एक समय में उनको लगा था कि एक बहुत लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा है, जिसके लिए उनके जैसे वॉल्व का होना ज़रूरी था, जहाँ से प्रेशर रिलीज़ हो सके। तो प्रेशर ट्रोल्स पे मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले समाज में हमारे चारों तरफ, हमारी फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो ट्रोल्स के तरह ही बिहेव करते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक मेकअप रूटीन किया था। और मेकअप रूटीन के साथ-साथ इंस्टेड ऑफ डूइंग अ नॉर्मल मेकअप रूटीन, मैंने आई हैड यूज्ड द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकअप, जैसे कंसीलर होता है या आईलाइनर होता है, उसको लेकर मैंने सटायर एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो शायद थोड़ा-सा लोगों को लगा हो। तो मेरे मम्मी के पास somebody from RSS had come in। वो हमारे परिवार के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। वो आए थे और उन्होंने मेरी मम्मी को अच्छा खासा उनको डराया था कि ये क्यों कर रही है आपकी बेटी, ठीक है बोलती है, लेकिन इस तरीके के वीडियो बनाएगी तो जेल में डालना तो एक दूसरी बात है, लेकिन उड़ाने की भी तो, ये उड़ा भी सकते हैं ना। सो उड़ाने वाला शब्द उन्होंने यूज किया था एंड माय मदर वाज वेरी स्कैर्ड। तो बहुत डर गई थी बेचारी, और उन्होंने फ़ोन करके रो-रो के मुझे फ़ोन किया और बोला कि बेटा तुम ऐसा मत करो, रहने दो, तुम लिखो, तुम न्यूज़पेपर्स में लिखो, आर्टिकल लिखो, ये सब करो। तो मैंने उनको उस टाइम पे ये बताया था, मम्मी न्यूज़पेपर्स की हालत तो आप आज देख ही रहे हो, तो मैं लिख के भी कहाँ ही पब्लिश करूँगी, किधर ही पब्लिश होगा। न्यूज़ तो पब्लिश हो नहीं रही है। तो आप चाहते हो कि मेरा ओपिनियन पीस पब्लिश हो जाए, तो वो तो हो नहीं पाएगा। और ट्रोल्स, जहाँ तक ट्रोल्स की बात है, वो तो चलिए, एज़ अ महिला होने के नाते सबसे पहले अटैक तो फेशियल फीचर्स पे होता है, मोटापे पे होता है, रेशियल अटैक्स होते हैं, रेशियली मोटिवेटेड अटैक्स होते हैं। और ये मैसेजेस में यूजुअली होते हैं, क्योंकि मैं ना बहुत क्या कहते हैं उसको, आई एम वेरी ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकिंग पीपल। तो मेरे को कोई भी, मुझे किसी तरीके की इन्फेमी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ इनफेमस कुछ नहीं होना चाहती। मैं जस्ट बस अपनी बात कहना चाहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बात को लेकर तुम्हारे जो ये ट्रोल्स टाइप के लोग हैं वो आए और कमेंट करे और झगड़ा करे उसमें। तो लोग मुझे कहते भी है कि इससे मेरी रीच कम हो जाती है, बट आई हैव नेवर रियली डन इट फॉर रीच। सो तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं। कभी भी कोई भी रेड फ्लैग मुझे उनके उसमें दिखता है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना रेड फ्लैग्स, आजकल लिटरल रेड फ्लैग लगा के लोग अपने प्रोफाइल में घूमते हैं, और बहुत सारे ऐसी बातें होती है। लिटरल एक रेड फ्लैग होता है और साथ में 2-3 नारे होते हैं। आज तो मैंने एक को ब्लॉक किया, उसका था कि विश्व के सबसे बड़े और विश्व के सबसे महानतम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोल के उनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ था। तो तुरंत वो ब्लॉक हुए थे, उनमें वो रेड फ्लैग था। तो ये बहुत सारी चीजें आती है, तो मुझे अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए भी ये सारी चीजें करनी पड़ती है। बट जहां तक सर न्यूज़पेपर की भी बात, मंजुल सर न्यूज़पेपर और उसके बारे में बात कर रहे थे, कल ही मुझे एक ओडिशा वाले इंसिडेंट के बाद एक हमारी एक और सैटायरिस्ट फ्रेंड है, द राइटिंग गोला बोल के, उसका एक बहुत ही भावुक करने वाला वीडियो आया था। उसमें उन्होंने मैंने वो शेयर किया था। तो उसके बाद एक पत्रकार है जो काफी बड़े पेपर के, मेजर पेपर के पत्रकार है, उनका मुझे मैसेज आया और उन्होंने मैसेज में काफी सारी चीजें लिखी और बोला कि लेकिन मेरा अखबार ये सारी चीजें नहीं छापेगा, मुझे ये सारी चीजें छापना अलाउड नहीं है। वो खुद पत्रकार हैं, वो शायद सब एडिटर और सम एडिटोरियल पोजीशन ही हैज, एंड ही वाज सो अपसेट एट द होल इंसिडेंट, एंड येट कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं छाप सकते ये सारी चीजें, एंड ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो वो दुख भी मुझे एक तरीके का दिखता ही है। बट अगेन आई कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसा आप लोग कह रहे थे कि हम लोग कॉमेडी और ह्यूमर के बारे में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा कॉमेडी और ह्यूमर तक का रास्ता अभी तक मैंने जितने लोगों को सुना, गम और निराशा और डिसअपॉइंटमेंट के थ्रू ही जा रहा है।
मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा हमारी जो हास्य में सबसे ज्यादा ये बात है कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने पड़ेंगे, जो मुक्तिबोध की लाइन थी। जी जी मेरे जी ख्याल जी से इतना इतना अभिव्यक्ति खतरे और कोई नहीं उठा रहा। उर्वेश, ये गुजरात मॉडल जो है आपका हिंदी वालों के लिए, ये जो गुजराती फंडा जो है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही दिलचस्प है, और ये मतलब ये भी काफी लंबा सिलसिला बन चुका है। 300वां आप बता रहे थे कि आज इसका अगला जो एडिशन आने वाला है। तो ये और ये एक तरह से कई तरह की नई खिड़कियां खोलता भी है, और हमको शायद ये बताता भी कि हम इसको किस तरह से देखें। आपको लोग गुजरात में कैसे देख रहे हैं इस गुजराती फंडा के साथ जो है? मतलब मैं ये समझना भी चाह रहा था कि हिंदी में तो आपको बहुत लोग ध्यान से पढ़ते सुनते हैं और काफी पसंद करते हैं, पर गुजरात में आपके अपने मोहल्ले प्रदेश में लोग कैसे देख रहे हैं? गुजरात में मेरी ज़्यादातर जो कसौटी जो कुछ भी हुई, वो ये वीडियो के ज़रिए नहीं है, क्योंकि वीडियो में ज़्यादातर मैं ट्विटर पर आया तब से तय किया था कि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी में करूँगा, क्योंकि गुजराती में मैं काफ़ी लिख चुका, जैसा कि आपने बताया कि जो बड़े से बड़े अखबार है उसमें मैंने हफ्ते में 3 कॉलम लिखता था, मैंने जो कुछ भी लिखना चाहा लिखा। तो उस वक्त मतलब मेरा एक जो आप ब्रांडिंग कह लीजिए या तो फिर एक आइडेंटिटी कह लीजिए, अखबारों में और जगह पे भी एक बन चुका है। काफ़ी सारे पत्रकार मुझे बहुत नापसंद करते हैं, कहते हैं कि ये तो बड़ा बायस्ड है, ये है, वो है। तो ख़ैर ये तो जैसे हम हमारे लिए सर्टिफ़िकेट ही होता है। आज कोई अखबार में मेरे लिए लिखने की जगह नहीं है, तो ये भी एक अलग आनंद की घटना है, क्योंकि जैसे मेडूसा जी ने बताया, अखबार में अगर होते तो यही हाल होता कि फिर मुझे इनको मैसेज करना पड़ता कि भई मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा, ख़ास करके जो ट्विटर वीडियो में तो अब नेशनल लेवल पे काफ़ी लोग मतलब देखते हैं, सुनते हैं। गुजरात में उसका बहुत कड़ा रिएक्शन नहीं होता। लेकिन ये जो गुजरात मॉडल है, मेरे जैसे 3, 4, 5 लोग थे, वैसे तो 2, 3, 4 ही थे, जो अखबार में 2002-3 से एक ही कंसिस्टेंसी से लिखते रहे। मैं अपना परिचय बुद्धिजीवी के तौर पे नहीं दूँगा, क्योंकि अगर मैं बुद्धिजीवी होता तो मेरा स्टैंड 2014 में कुछ अलग होता। मैं मोदी जी को बड़ा वेलकम कर रहा होता और फिर अब पछता रहा होता। लेकिन मैं तो एक सीधा-साधा गुजराती हूँ। तो मैंने देखा, तो जब मैंने आइंदा मैं कहता हूँ कि हमारे दिल्ली वाले कुछ मित्र कुछ यहाँ पर पत्रकारिता के लिए रिपोर्टिंग के लिए आते थे, और मुझे समझाते थे कि मोदी जी क्या चीज़ है और वो कितने बड़े महान है, और आप गुजराती होकर भी इनको ये समझ नहीं पाते। फिर जब ये दिल्ली में पिक्चर शुरू हुआ, तो मैं उनसे अक्सर कहता था कि भैया, तुम अभी पहली बार शोले देख रहे हो, हम 110 बार देख चुके हैं, आप हमको शोले की स्टोरी मत बताओ। तो गुजरात में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अंडरलाइन करके, कि मैंने तकरीबन कह लीजिए कि 18-19 साल तक व्यंग भी लिखा, हास्य व्यंग भी लिखा, एडिटोरियल पीसेस भी लिखे, एडिट्स भी लिखे, सीरियस पीसेस भी लिखे, हर चीज़। तो हर कोई हर जो जगह हो सकती है, वो जगह पर मैंने इनके बारे में कंसिस्टेंटली लिखा। लेकिन सरकार की ओर से मुझे कभी कोई धमकी नहीं दी गई, या तो कभी कोई ऐसा थ्रेट नहीं आया, कभी किसी ने बोला नहीं कि आप लिखना बंद करो। तो पहले मैं ऐसे सोचता था कि ये क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इनकी सहिष्णुता के बारे में तो मेरे मन में कोई भ्रम था ही नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आई डोंट आई डोंट कम इन देयर फ्रेम, उनका जो है उसमें मैं बड़ा इनसिग्निफिकेंट हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो क्लाइंटेल है, इनके लिए इनके पास ये ओपिनियन पीसीज या तो व्यंग पढ़ के उनके क्लाइंटेल पे उनका कोई असर नहीं होने वाला है। और ये वो वक्त था जब पोलराइजेशन इतना कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैं अक्सर सोचता था कि भाई, मैं मुझे पूछा जाता, अगर कोई दोस्त भी पूछ लेता कि यार तुम ये क्यों हंगामा करते हो बार बार, अगर कुछ हो जाए कि जैसे मेडूसा जी ने कहा, उस लेवल का नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो शुभ चिंतक होते हैं वो तो कहते हैं कि यार तुमको क्या पड़ी है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप तो नितिश जी अहमदाबाद रहे हैं, जानते हैं। मैं उनको कहता था कि यार देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी एक फाइल लेके गांधीनगर गया एक लैंड क्लियर करवाने के लिए और मोदी जी ने नहीं किया इसलिए मैं पीछे पड़ा हूँ, ये बात तो है नहीं। तो पर्सनली मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनसे कभी मिला नहीं, ना कभी मिलने की चाह भी रखता हूँ। लेकिन बात ये है कि आपको जो चीज़ एक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दिखाई देनी चाहिए 2002-3 से, वो आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन
ये एक चीज़ मुझे खास कहनी चाहिए कि कारण भले ही अलग-अलग हो, लेकिन गुजरात समाचार और दिव्य भास्कर ब्रॉडली मैंने जो कुछ भी लिखा उन्होंने छापा, तो उस वक़्त जो बदलाव हुआ कि उस वक़्त ये जो प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त चीफ मिनिस्टर थे, वो सीधे अखबार के मालिकों को जो हाथ में रखते थे और चंद गिने-चुने लोगों को आप हाथ में रखकर पूरी चीज़ कंट्रोल कर लेते थे। उस वक़्त ऐसा नहीं था। ये आप भी जानते हैं पत्रकारिता में कि उस वक़्त ऐसा नहीं था। आपका एक इंडिविजुअल स्पेस ऑर्गेनाइज़ेशन में थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत होता था, जिसमें आप खेल लेते थे। उस वक़्त मैं श्री रविशंकर के बारे में भी लिखा था, तो भास्कर के एक सीनियर एडिटर के ऊपर फ़ोन आए होंगे, तो इन्होंने ऐसे ही मैं शाम को गया, तो बड़े हल्के से, बड़े प्यार से कहा कि यार तुम ये सब में क्यों पढ़ते हो? अब मेरा वहाँ होने का वजूद ही ये सब में पढ़ना है, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि आज बागेश्वर बाबा के बारे में मेरा पीस नहीं छपता। तो वो एक जो बात है कि भाई गुजरात, ये पूरी चीज़ की शुरुआत गुजरात में हुई, लेकिन गुजरात में इतना सख्ती से काम लेने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुजरात में बहुत सारे पत्रकार, मेजोरिटी 80-90% पत्रकार थे, वो इनके प्रेमी थे। एक असाइड ये भी बता देना चाहता हूँ कि गुजरात में मेरी और मेरे से आधी जनरेशन पहले जो लोग थे पत्रकारिता में, उनका एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्रो बीजेपी रहा, क्योंकि उनका और बीजेपी का जो राइज़ है गुजरात में वो पैरेलल था। तो बीजेपी के पास कुछ नहीं था, और अहमदाबाद में बीजेपी का जो ऑफिस है, वही पत्रकारों के मिलने का अड्डा बहुत लंबे अरसे तक रहा। तो बीजेपी के साथ उनका एक नेचुरल एफिलिएशन रहा। उसके बाद वो केशुभाई वगैरह की जमकर आलोचना करते थे, और नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों को पहले से ही मालूम था ये कुछ भी नहीं थे। तब से इनका जो एरोगेंस है वो इतना ही है। तो वो जो पत्रकार है उस वक्त उनको मालूम था कि ये बंदा बड़ा एरोगेंट है, और ये उसकी जो मेमोरी वो बड़ा विंडिक्टिव है। तो उनका एरोगेंस और विंडिक्टिवनेस वो कुछ भी नहीं थे, तब से गुजरात वालों को मालूम है। लेकिन ये जो एंटी मुस्लिम वाली चीज़ है वो कितनी स्ट्रांग है आप जानते हैं अहमदाबाद में और जगह पे, लेकिन अहमदाबाद में खास। तो इसके चलते फिर पत्रकार उनके प्रेमी होने लगे। फिर ये जो विकास वार्ता चली, मुझे मालूम है, मुझे कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन एक मित्र गए थे। दिवाली के बाद चीफ मिनिस्टर पत्रकारों को बुलाते हैं, पार्टी देते हैं। तो काफ़ी सारे पत्रकार अपने बच्चों को लेकर जाते थे और मोदी जी से आशीर्वाद दिलवाते थे। अब ये पत्रकारों से हम क्या उम्मीद करें कि ये इनका विश्लेषण करें? तो ये एक मैंने छोटा सा खाका ये गुजरात में क्या था सबका अपना अलग-अलग एंटायर पॉलिटिकल साइंस सबका अलग-अलग होता है मेरे ख्याल से, तो वो एंटायरिटी में लोग पकड़ते हैं उसको। पर अतुल, ये कैसा है कि जो मतलब ये जो जन पक्षधरता जो है मेरे ख्याल से, और खास मतलब पत्रकारिता की तो है जो उर्विश कह रहे थे, और उसके बारे में हम अलग से बात कर चुके हैं पहले भी, आगे भी करेंगे। पर ये कि ये जो हास्य को लेकर है कि जहाँ पे एक कॉमिक रिलीफ की बात करते हैं हम, या एक फनी बोन को लेकर बात करते हैं, और शायद खुद पर ही हंसना चाहते हैं ताकि चीज़ों को गंभीरता से ले भी, पर साथ में उसको एक समझ बना पाएँ उसको लेकर। तो वो ये जो पूरा बदलाव है, और ख़ास तौर पे मतलब 2002 के बाद से भी है, क्योंकि मुझे याद है कि ये जब नहीं 92 के बाद से जब ये बाबरी मस्जिद हुई, तो उसके बाद मधुकर ने एक पूरा कार्टून्स की पढ़ाई की थी, और एक शायद किताब निकाली थी मधुकर उपाध्याय ने। और फिर उसके बाद जो हम जब देख रहे हैं 2014 के बाद से, जो सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, एक जो जिसको कहते हैं कि नफ़रत है या ज़हर है या टॉक्सिसिटी है, वो इस बात की है कि इंटॉलरेंस को लेकर है। तो उसमें सबसे जो मेरे ख्याल से मतलब मैंने करीब 26 बातचीत की हैं अखबारों में। मुझे लगता है कि सबसे जो सॉफ्टेस्ट कॉर्नर होता है, सबसे प्यारा, सबसे जो जहाँ पे जाके आप कोने में जाके बैठ के हँस सकते हैं, वो कार्टूनिस्ट का जो कोना होता है दफ्तर में, कि उसके पास जाओ क्या चल रहा है, और आप हँसते हुए देख कर आओ। वहाँ पे जाकर सबसे अपने कुटिल विचार और कुटिल आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो कि आप ऐसा कुछ करें तो कैसा होगा, और वो फिर बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं, इसको इस तरह से। तो वो जो हाँ, सबसे ज़्यादा जो एक तरह से हम सबके लिए एक तरह से स्ट्रेस बस्टर का जो काम था, वो कार्टूनिस्ट का जो टेबल जो होती थी, वो शायद सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती थी। पर अब वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अवांछित जगह है इस मुख्यधारा का जो एक विमर्श है इस समय देश का,
सबसे ज़्यादा सत्ता को उससे परेशानी है। और साथ में ये जो बात उर्विश कह रहे कि अब वो चीज़ें छपेंगी नहीं, जैसे कि वो मेडुसा भी कह रही थी, वो इसलिए नहीं छपेंगी क्योंकि वो एक तरह से जनपक्ष धर्म बात है जो अब वो सरकार को नागवार गुजरती है। तो जहाँ पे तंत्र को लोग से जो है हर तरफ दिक्कत है, चाहे वो पहलवान हो, ये भी अपने आप में एक सबसे मतलब देखा जाए तो कितनी एक सररियल सी बात है कि एक महिला पहलवान है जो सत्याग्रह पे बैठ रही हैं और उनके साथ जो है इस तरह की बदसलूकी की जा रही है। और फिर ये जो उर्विश कह रहे थे कि पहले गुजरात में कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता था कि आप क्या लिखते हैं, पर फिर कहीं जाके सत्ता पक्ष का एक तरह से ब्रिजभूषणीकरण जो हुआ है कि वो कुछ भी करके उनको ये लगता है कि दे कैन गेट अवे विद इट, कि वो हम बोलेंगे तो आपको। और ये इसी पैनल में बैठे हुए कुछ लोग शायद खुद गुजरे हैं अपनी जिंदगियों में। और वो बड़ी बात यह है कि मुख्यधारा से किनारे होने के बाद भी वो अपनी बात कह रहे हैं, रख रहे हैं और उनको लोग देख सुन कंज्यूम भी कर रहे हैं। पर इसको देखकर आप अतुल क्या सोचते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में? ये जो आपने एक शब्द कहा कि वो जो कोना है वो अवांछित होता जा रहा है। मेरी अपनी समझ कहती है कि जो पिछले कुछ दिनों में हुआ ये जो पूरी सरकार है, इसका जो पूरा जोर है या पूरा जो जो कोशिश है साबित करने की या जो बनने की, वो बहुत मैचोइज्म पे आधारित है। वो बहुत ताकतवर या 56 इंच से आप बात में वो पाएंगे 56 इंच, ये कोई मजाक की बात नहीं। तो और उनके हर एक्सप्रेशन में, हर बातचीत में एक चीज ये उभर के आती है कि ये बहुत कोई सॉलिड, कोई बहुत ताकतवर, कोई मैचो टाइप इमेज है, एक वो ऐसी विचारधारा है। और वो जो इस तरह की कोई भी विचारधारा होगी जो बहुत ज्यादा ताकत में, अपने को असर्ट करने में, अपने को बहुत पावरफुल दिखाने में, हो ना हो वो अलग बात है। चीन के मामले में उसका कुछ और रवैया होगा और मालदीव के मामले में या पाकिस्तान के मामले में उसका कुछ और रवैया होगा। मैं उस विरोधाभास की बात ना करूं, लेकिन ओवरऑल परसेप्शन के भी लेवल पर आप देखें तो कोशिश हमेशा ये दिखेगी कि विश्व की राजनीति में कोई एक आदमी विश्वगुरु बनकर लीड कर रहा है G7 के सारे नेताओं को, G20 के सारे नेताओं को। सीढ़ी पर सबसे आगे वो चलता है, पीछे बाकी लोग फॉलो करते हैं। ये पूरी चीज मिलकर इस पूरे सत्ता का जो एक केंद्रीय विचार है या जो उसकी जो सोच है, उसको दिखाती है कि ये बहुत ताकत में अपने को बहुत असर्ट करते हुए एक पावर के रूप में अपने को दिखाना चाहती है, जिसके सामने बाकी लोग छोटे या कमजोर हैं। अब इस तरह की कोई भी जो सोच हो, वो निश्चित रूप से इस तरह की किसी सोच में उसकी खिल्ली उड़ाने वाला, उसका मजाक करने वाला, उसके ऊपर व्यंग्य करने वाला, उसके ऊपर कोई किसी तरह का कटाक्ष करने वाला, ये चीजें उसको बहुत बुरी तरह से बुरी लगती हैं। कि जब ये सारी चीजें, इतना बड़ा परसेप्शन बनाया जा रहा है, इतना बड़ा पीआर मशीनरी लगी हुई है, इतना बड़ा आईटी सेल लगा हुआ है, सब मिलकर एक 56 इंच का एक फूला हुआ हाथी का गुब्बारा फुलाकर खड़ा करने में, जब तैयार करके बनाने में लगे हैं, तब पीछे से एक आदमी आता है, धीरे से कोई पतली सी सुई चुभ हो जाता है या एक चींटी के काम कर जाता है, जिससे वो हाथी गिर सकता है, इतना बड़ा भारी भरकम हाथी। वो जो दिक्कत है वो इस सोच के साथ है, जिसकी वजह से ये कोना लगातार अवांछित होता जा रहा है। अब इसमें एक और चीज है कि आप कितने लोकतांत्रिक या कितने बराबरी या कितने आपस में जो बहुत मूल विचार है लोकतंत्र का, कि आप बराबरी की भावना में यकीन करते हैं कि हर आदमी बराबर है। अब ये पूरी धारणा ही खारिज और ध्वस्त हो जाती है जब कोई आदमी इस सोच के साथ आपके सामने असर्ट करता है कि हम 56 इंच वाले हैं या हम विश्वगुरु हैं, हम बाकियों से श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठता की विचारधारा जहां पर इतने पावरफुल तरीके से आती है, वहां पर बराबरी का विचार ध्वस्त हो जाता है। तो वो लोकतंत्र के भी खिलाफ है। तो ये जो बराबरी का विचार जिसके अंदर नहीं होगा, वो कभी भी, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो किसी तरह का व्यंग्य हो, इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो तभी संभव है जब दिमाग में ये हो कि ये बराबरी के लोग हैं, हमारे अंदर हम सब बराबर हैं, और इस तरह की चीजें लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ना होना एक बड़ी मूल वजह है, जिसकी वजह से इस पूरे दौर में, खासकर 2009 के बाद जब से ये राज्याभिषेक हुआ है और हाल में ये सेंगोल के साथ पूरा इसका अंतिम चरण पूरा हुआ है,
तो उसमें ये हम बार-बार देख पा रहे हैं कि अब आप लोग या तो उस लाइन पर चलिए जिस पर इस देश का बहुत बड़ा मीडिया, खासकर टेलीविज़न मीडिया और हिंदी का, बहुत रीजनल लैंग्वेज के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हिंदी का पूरा प्रिंट मीडिया आप कह सकते हैं, टेलीविज़न का पूरा हिस्सा उस भक्ति में लगा हुआ है जिसमें वो भूल चुका है कि उसकी क्या भूमिका है। उसकी भूमिका ये थी कि जब सरकारें दाएँ-बाएँ भाग रही थी, तब उसको पकड़ के इस ट्रैक पे लाना, पटरी पे लाना कि भैया हम कोई राजशाही नहीं है, हम कोई वो नहीं है, हम एक लोकतंत्र हैं और इसमें ये जो कह रहा है इसके भी अधिकारों का सम्मान आप कीजिए और आप जो कर रहे हैं उसको भी आपके हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, वो चीज़ पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो ये स्पेस तो लगातार खत्म होगा। मैं अंतिम में बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आदमी मूल रूप से एक विचार, एक सोच में ही फंडामेंटल जिसके दिक्कत हो, उसमें ये दिक्कतें इनबिल्ड होंगी कि आप अगर बराबरी के अधिकार को, हक को, उसकी ज़रूरत को, महत्ता को नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसको स्थान दे पा रहे हैं, तो फिर आपके यहाँ फंडामेंटल दिक्कतें, इस इनबिल्ट दिक्कतें आएँगी कि आप कार्टूनिस्ट को पसंद नहीं करेंगे, आप अपने खिलाफ बात करने वाले को पसंद नहीं करेंगे, आप अपनी राय से अलग राय रखने वाले को पसंद नहीं करेंगे। वो एक झटके में देशद्रोही हो जाता है, वो एक झटके में देश के लिए खतरा बन जाएगा। ये सारी चीज़ें उसका इनबिल्ट हिस्सा है। तो सबसे फंडामेंटल ज़रूरत है कि जो इस विचारधारा में श्रेष्ठता का बोध है, दिमाग में भरा हुआ है, मैचोइज़्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको ख़त्म करना, उसको डाउन करना, उसको ख़त्म। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत कई रूपों में है जो हम कई बार नहीं देख पाते हैं। वो दिक्कत है कि जब आप मैचोइज़्म को इतना बढ़ा रहे हैं, जैसे एक छोटी-सी घटना मैं बताना चाह रहा हूँ। एक आदमी इस शहर में दिल्ली के लटियन के इलाके में रहता था और वो आदमी पार्लियामेंट से, देश की संसद से 1 किलोमीटर की दूरी पर वीपी हाउस में रहता था। वो किसी वीपी हाउस सांसदों के लिए बना एक क्वार्टर है जहाँ पर पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद रहते हैं, बगल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जहाँ पर लोग मिलते-जुलते हैं, सांसदों के लिए बना। उसमें वो आदमी, और वो जो चलाता था, उस एक संस्था थी, उसका नाम है महाराणा प्रताप सेना। वो कभी संसद सदस्य नहीं रहा, वो कहीं कुछ नहीं रहा, लेकिन वो विट्ठल भाई पटेल हाउस में रहता था। किस अधिकार से रहता था, क्यों रहता था, किसी को नहीं पता। वो फ्रॉड के केस में जा चुका है जेल, वो सब कुछ कर चुका है और वो केवल और केवल मारामारी, वो जो माचोइज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है, और महिलाओं के खिलाफ हमले, ये सब फिल्मों के खिलाफ प्रदर्शन, ये सब करता रहा और वो यहाँ पर रहता रहा। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह का कुछ, और बहुत शांति से अपना काम करता रहा। वो आदमी पकड़ा किस केस में गया? एक महिला का यौन शोषण करने के आरोप में उसका नाम आया सामने और तब ये सारी परतें खुलते हमारे सामने आई। तो जिस आदमी को आप इतने तरजीह, जिस मैचो छवि को आप बढ़ाते हैं, वो किस तरह से बाकी लोगों के ऊपर असर करता है। वो महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, अपने से कमजोर लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, ये सारी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं फिर उसके साथ। मंजू, ये जो मतलब एक तरह का ये जो पूरा बदलाव है, मतलब खासतौर पे जो हम पूरे सोसाइटी को देखते हैं, तो उसमें मतलब सडनली एक तरह का ये बात है कि हास्य से भी जो है देश को और हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो तुमसे क्यों खतरा है इस देश को? वो मुझे जो लगता है, वो मुझे यही लगता है कि राजा को हर उस आदमी से खतरा है जो ये कह दे कि राजा नंगा है ना? तो वो प्रॉब्लम उनको उससे है, ठीक है? तो वो मैं हो सकता हूँ, कोई स्टैंड अप कॉमिक हो सकता है। कुछ दरवाजे देखिए वो बंद कर सकते हैं, वो बहुत आराम से उसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनको करना ये है कि सीधे से उनको जो टॉप बॉसेस हैं उनको फ़ोन खड़काना है और कहना है कि यार आप ये क्यों छाप रहे हो? उसमें है क्या कि वो एक मैसेज जो होता है वो ऊपर से नीचे तक जाता है, तो वो कार्टूनिस्ट तो काफ़ी नीचे बैठा हुआ है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत है। उसे अगर नौकरी करनी है तो वो करनी। पर हम लोगों के साथ थोड़ा-सा लकीली ये जो इंटरनेट मीडिया है, इसमें कुछ लोग हैं इस तरह के जो थोड़े पागल हैं और वो अभी भी खबर छापना चाहते हैं। तो उन लोगों के सपोर्ट से हम लोग शायद चल रहे हैं। ठीक है? कि हम लोग जो हमारे मन में आता है और हमें लगता है कि ये ठीक है, वो उसमें छप रहा है। तो कुछ लोगों की वजह से हम चल रहे हैं। वो उन्होंने पूरी कोशिश ये की है कि इस तरह की किसी भी वॉइस को वो पूरी तरह से दबा दें और वो उसमें वो सक्सेसफुल भी है। मतलब आप
अगर हाल फिलहाल अभी पिछले 4 महीने के अंतराल में 3 मीडिया संस्थानों ने एक ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें उन्होंने मंत्रियों को या प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को बुलाया और मालिकों ने उनके सामने बोला। आप उन जो वो बोला गया है, वो जो भाषण है, वो आप उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मीडिया का क्या स्टाइल है और वो क्या बोल रहे हैं। अगर उसमें इंडियन एक्सप्रेस के संपादक को अगर छोड़ दें तो बाकी सबने जिस तरह से बोला है तो उनकी हालत वही थी जो हालत मोदी जी की सेंगोल के सामने थी। जैसे वो साष्टांग में लेटे हुए थे वैसे ही मालिक लेटे हुए थे। तो जो कार्टूनिस्ट ये देख रहा है तो उसके ऊपर तो डबल सेल्फ सेंसरशिप लागू हो जाएगी। वो जब देख रहा है कि उसका मालिक लेटा हुआ है, कि मेरे लखनऊ छोड़ने की वजह यही थी कि एक आदमी जो लगातार मुझसे ये कह रहा है कि आप सरकार के खिलाफ कार्टून ना बनाइए। मेरा केबिन जो था, मेरा जो क्यूबिकल था, वो एडिटर के केबिन के बगल में था। उस आदमी को मैंने देखा कि वो मेरे एडिटर के केबिन में घुसा, मेरा एडिटर कुर्सी से खड़ा हो गया। तो मुझे उसी समय समझ में आ गया कि ये प्रेशर जो है आप लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप कब तक उसको टालते रहेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये दबाव कहाँ, ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारें नहीं कर रही, लेकिन इस सरकार ने कुछ बहुत ही ज्यादा अति कर दी और इसको वाकई इमरजेंसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हालांकि इमरजेंसी मैंने देखी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के साथ कम से कम ये था कि वो घोषित थी। उसमें लोगों को पता था कि आप ये बाकायदा सरकार ने घोषित कर रखा है और अगर आप ये करेंगे तो आप फंसेंगे। यहाँ तो ये है कि वो घोषित नहीं किया है, उसके तरीके भी बहुत गजब हैं। आप कुछ अखबार में लिख दीजिए, पता चलेगा एडिटर के पास 10 फोन आने लगेंगे कि आप क्यों इस आदमी को चाप रहे हो, ये आदमी तो एजेंडा चला रहा है। उसको 20 चिट्ठियां लिखवाई जाने लगेंगी जो शायद ऐसी जगहों से आए जहां वो अखबार जाता भी ना हो। पर एडिटर को ये लगेगा कि हो क्या रहा है भाई, वो इसलिए थोड़ी बैठा हुआ है कि सुबह वो 10 फोन अटेंड करे। और तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि उसको ना छापे। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो लोग भी इस तरह के किसी भी काम को करने दे रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग रियल हीरो है इस समय। क्योंकि आसान नहीं है भाई। देखिए, किसी को भी एक जोक लिखना या एक कार्टून बनाना या एक कविता लिखना, ये ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठते हैं और 10 मिनट में लिख के और खत्म हो जाता है। आपको उसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। उसके लिए आपको, और ये काम आप करते हैं जिंदगी में तमाम सारे दूसरे कामों को करते हुए, ठीक है। और आपको ये भी कहने को नहीं मिलता है कि मैं 18 घंटे काम करता हूं बगैर छुट्टी लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे जहां तक याद है 2005 के बाद मैंने एक बार भी छुट्टी नहीं ली है ना। मेरा कार्टून रोज छपा है। बट मैं ये खड़ा होकर नहीं कहता हूँ कि मैंने 18 घंटे काम किया और मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं। जो लोग भी काम करना चाहते हैं, जो लोग भी अपने काम से प्यार करते हैं, वो छुट्टी नहीं पब्लिक लेते में हैं, वो काम सर्वाइव करने वाले ही ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो चीज है ना कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। भाई मुझे लगता है कि जब से मैंने काम शुरू किया है पिछले 33 सालों में, मतलब राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी घटना थी वो ये थी कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया। उससे बड़ी घटना तो कोई हुई नहीं। वाजपेयी जी ने किया था, ठीक है, वो पूरी मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी, लेकिन उसको किसी अखबार ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया था इंडिया, सबने छापा था। और मैंने कार्टून किया था और वो कार्टून इंडिया टुडे में छपा, ठीक है। और वाजपेयी जी को क्रिटिसाइज करते हुए कार्टून किया था, मतलब उनका मजाक बनाते हुए कार्टून किया, ठीक है। आप अगर उसे इंडिया टुडे के पुराने अंक देखेंगे तो शायद आपको मिल भी जाए, मैं आपको भेज दूंगा, आप दिखा सकते हैं दर्शकों। लेकिन ये किसी ने भी पीएमओ से फोन करके हमें ये नहीं कहा कि आपने ये क्यों बना दिया और या आपने ऐसा कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हो गए या इस तरह की। या हम लोग या स्टैंड अप कॉमिक या सटायरिस्ट, या अगर आपको याद हो कि शरद जोशी जी ने एक बार राजीव गांधी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें यह था कि एक नदी है जो सूख जाती है और वो एक ग्रामीण व्यक्ति से उस नदी के बारे में बात कर रहे है ना, कि इस नदी पे छप्पर क्यों नहीं छवा दिया जाए जिससे ये सूखे नहीं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातचीत थी। तो जिसने भी राजीव गांधी को बोलते और इंटरेक्ट करते सुना है उसको लगेगा कि वो थोड़ा उसमें एग्जरेशन है, लेकिन वो लिखा गया उस तरीके। तो ऐसा नहीं था कि राजीव गांधी की मेजोरिटी कोई कम थी और उन्होंने शरद जोशी को उठा के बंद करवा दिया, है ना। तो ये जो फिनोमिना है ये हम पहली बार देख रहे हैं।
मतलब कम से कम मैं तो पहली बार, सरकारों ने दबाव डाला लेकिन हम लोगों ने उसे झेला, जो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब अगर कोई अखबार ये कहता है कि हम ये नहीं छापेंगे तो ठीक है, मैं दूसरे अखबार में जा सकता हूँ। पर यहाँ हालत ये हो गई है कि 99% अखबार ये कह रहे हैं कि हम इसे नहीं छापेंगे। जो हिंदी पट्टी के 2 बड़े अखबारों या 3 बड़े अखबारों की बात अतुल भाई कह रहे थे, तो वहाँ ये हालत है कि उसमें से एक अखबार ने मुझे अप्रोच किया और ये कहा कि यार हम कार्टून चाहते हैं और आप हमारे लिए बना दिया करिए, और मालिकों का आदेश है कि आपसे बनवाया जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा यार कोई गाइडलाइन हो तो अभी बता दो। तो उसने कहा सर गाइडलाइन क्या है, वो तो आपको पता ही है, 2 लोगों के खिलाफ नहीं बनाना। मैंने उनसे कहा कि अगर अगर फेवर में बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, अब छापोगे कि नहीं छापोगे? तो फिर वो सज्जन हंसने लगे। ठीक है। ऐसे ही अभी जनवरी में मेरे पास एक फोन आया, और वो महाराष्ट्र का एक बड़ा अखबार है, और उसके संपादक ने मुझसे ये कहा कि देखिए अब ये पॉलिसी डिसीजन ये हुआ है कि हम हिंदुत्व को सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा आप कीजिए, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा अखबार थोड़ी ना है, आपका अखबार है आप। और उसने कहा और हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापे। तो मैंने कहा भाई कार्टून तो कभी सरकार के फेवर में नहीं हो सकता, मैं बना भी नहीं सकता, मतलब है ना। तो वो मेरे लिए दिक्कत है। तो अल्टीमेटली वो कार्टून वहां बंद हो गया, और मेरे ख्याल से शायद उसके बाद वो कार्टून कोई छाप भी नहीं है। तो ये दबाव उनके ऊपर कहाँ से है कि भाई आप कार्टून ना छापें या आप इस तरह की कोई चीज। तो ये पता चलता है ना कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो आपने 2023 से ये तैयारी शुरू कर दी है कि सरकार के खिलाफ एक लाइन कहीं कुछ ना छपे, है ना। तो इस तरह से मुजल करना, है ना। और आप अगर कहिए तो लोग कहेंगे साहब आप बोल रहे हैं तो लोकतंत्र तो है ही है। ये इसके मतलब मुझे ये लगता है ना, लोग ये कहें कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो हवा में पोल्यूशन नहीं है, ये इस तरह की बात है। तो ये सरासर बेवकूफी की बात है। मतलब जो लोग भी बोल रहे हैं वो अपने रिस्क पर बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत तो ये थोड़ा समझने की बात है। हालांकि एक तसल्ली की बात ये जरूर है कि मैंने अपने केस में व्यक्तिगत अनुभव से ये देखा है कि तमाम सारे रीडर्स, तमाम सारे एडिटर्स अभी भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हालात हम लोगों के लिए बुरे हों, तो वो आपको सपोर्ट करते रहते हैं। रीडर्स सपोर्ट करते रहते हैं, अननोन रीडर्स सपोर्ट करते रहते हैं, जिनको आप नहीं भी जानते हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं से कुछ मॉनेटरी सपोर्ट कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो वो शायद आपको ट्रैक में रखने पे मदद करता है, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि आप उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं कर सकते जो ट्रस्ट लोगों ने आप में व्यक्त किया है ना। आप उसको कैसे तोड़ सकते? तो वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे लगता है कि शायद वही है जो हम लोगों को सही ट्रैक पे रखने में मदद करता है। ये शायद एक बात ये भी है कि जो पूरा इस समय का जो पूरा जो व्यवस्था, जो सिस्टम है, वो प्लेटफॉर्म छीनने का भी है कि कहीं कोई वॉइस ऐसे लगता है कि अगर तो उसका प्लेटफॉर्म छीन लो। प्लेटफॉर्म नहीं छीन पा रहा है तो जाके यूट्यूब और ट्विटर से बोलो कि उसको हटाओ यहाँ से। तो इस तरह की कई सारे इस तरह की चीज चलती रहती है, और कई बार वो लोग मान भी जाते हैं, कई बार वो जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट्री के साथ इसमें मैं एक चीज इसमें यहाँ पे नीतीश, मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा। जो बात आपने कही वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और उसमें मैं एक आदमी का जिक्र करना चाहूंगा। एक बहुत ही यंग लड़का है, और मतलब मुझे लगता है कि जैसे नहीं होता है कि आप किसी को देखते हैं और आपको लगता है यार कि ये यंग जीनियस है। और वो बीइंग ह्यूमन के नाम से एक हैंडल चलाता था, जिसमें वो तमाम सारे जो मतलब जैसे कोई न्यूज चैनल है, उसने जो खबर चलाई है वो केवल उसे दिखाता था। ओनली थिंग इज कि वो उसको इस पर्सपेक्टिव में रखता था कि वो जो उसकी कहना चाहिए जो उसका विद्रूप है वो आपको और खुल के दिखाई दे। केवल उस पर्सपेक्टिव में उसको वो रखता था। वो बहुत अच्छा एडिटर है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इंडिया टुडे जैसे ग्रुप ने, जिसने न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर भी मुकदमा करके उनके कुछ वो हटाए हैं, उन लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा किया, उस बेचारे को अपना पूरा चैनल डिलीट करना पड़ा। तो ये मतलब ये देखिए, ये प्रेशर गवर्नमेंट से नहीं है, पर ये आप ये भी मान लीजिए, इस बात को 100% समझ लीजिए कि ये इंडिया टुडे की तरफ से भी नहीं। इंडिया टुडे इस तरह के कामों के लिए नहीं है भाई। अरुण पुरी के साथ हम लोगों ने किसी टाइम में काम किया है, हम लोग जानते हैं वो किस तरह के, है ना। तो वो ये अरुण पुरी की तरफ से आ ही नहीं सकता है, मतलब मैं कम से कम मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है। तो अगर इंडिया टुडे ग्रुप ये कर रहा है तो ये उसके ऊपर ये दबाव कहां से है, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है।
तो हमारे टाइम आते थे मायापुरी में हीरोइनों के इंटरव्यू आते थे, उसमें हीरोइनें कहती थी कि उसूलन तो देखिए हम कपड़े उतारने के खिलाफ है, पर कहानी की मांग होगी तो विचार कर लेंगे। हाँ, तो वो कहानी की मांग पे ही काम कर रहे हैं ये लोग इस समय। मृदुसा हमारे बीच में अकेली है जो डिजिटल नेटिव है मेरे ख्याल से, बाकी सब लोग डिजिटल कन्वर्ट्स लोग, हम लोग सब डिजिटल कन्वर्ट लोग हैं, उर्वेश, मैं, मंजुल, अतुल, डॉक्टर धड़ककर। तो ये जो तुम मतलब शायद तुम्हारा जो आना हुआ है वो इन प्लेटफॉर्म्स के बावजूद आना हुआ है, इस तरह से हम देखेंगे इस बात को। जी हम लोग जो है मुख्य धारा के जो उसको बोलते हैं कि आप विधुर या विधवाएं हैं, जो लोग मुख्य धारा से किनारे चुके हैं, और उसको लेकर हम हमारा विलाप चलता रहता है हर जगह, टाइम रहा नहीं और हम लोगों ने ये देखा था वो देखा था। पर हाँ तो तुम शायद जिस तरह से देखती हो, और ऐसे बहुत सारे नए लोग हैं जिसके बारे में से भी बता रहा है कि जो नए और नौजवान लोग हैं, जो लोग अपना सोच लेकर आए और वो डिजिटल हिसाब से अपने तरह से देख रहे हैं इस पूरे संदर्भ को भी, और उनकी अपने आप में मुकम्मल पहुंच है, मतलब ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो क्लियरली बहुत सारे लोग हैं जो देश में देखना सुनना ट्रैक करते हैं और वो शायद हंसते हैं इस बात को लेकर। मेरे ख्याल से यही अपने आप में कितनी मजेदार बात है कि आपके कारण अगर 10-20 हजार लोग अगर हंस रहे हैं सुन के या उसको शेयर करते हैं कि ये देखो और ये नई चीज आई है जिसको खासा चाहिए। तो ये जो पूरा जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं कि जो मुख्य धारा के बाहर का जहाँ से शुरुआत थी वहां से हुई है, और वो एक अपने आप में एक ऑडियंस बिल्डअप कर रहे हैं उसके लिए? मुझे लगता है कि इससे पहले कि सर आपके मैं क्वेश्चन को मैं वो करूँ, दो चीजें थी जो मैंने नोटिस की थी। एक अतुल सर के की बातों में और मंजुल सर की बातों में। अतुल सर ने कहा था जो मैचोइज्म वाली वो थी, मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैं ये थोड़ा सा रिजॉइंडर डालना चाहती हूँ क्योंकि रिसेंटली ही मुझे इसका ये एग्जाम्पल मिला है कि नंबर वन जो अभी ओडिशा वाला वो हुआ है, पूरा ट्रेजेडी हुई है, उसमें हिंदुस्तान टाइम्स का एक हेडलाइन था, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग मैसेज स्ट्रॉन्ग मैसेज इन द फेस ऑफ द ओडिशा ट्रेजेडी, द गिल्टी विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो पहली बात तो ये है कि that's not a strong message, that is a very obvious thing to have to be done, मतलब obvious है, जो भी गिल्टी है उसको नहीं स्पेयर करना चाहिए। दूसरा ये है कि किसी ने नीचे कमेंट किया था जब ये मैंने लिखा था कि मैंने इस चीज को कोट करते हुए लिखा था कि कौन बताएगा इनको कि गिल्टी विल नॉट बी स्पेयर्ड, फिर नीचे था कि कौन बताएगा इनको हु इज गिल्टी, and then somebody had said कि no, because this is वेरी अपीलिंग टू अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत अपीलिंग है क्योंकि हिंदुस्तान में एक रिवेंज की प्रवृत्ति है, रिवेंज सीकिंग नेशन है। तो आई थिंक द होल आइडिया ऑफ मैचोइज्म ऑल्सो गोज विद दिस रिवेंज सीकिंग नेशन, और या शायद हम बन गए हैं ऐसे, शायद हम लोग पहले नहीं थे और शायद धीरे धीरे बन गए हैं, लास्ट 10 साल में बन गए हैं एक रिवेंज सीकिंग नेशन, बिकॉज वी नाउ हैव दिस हीरो पर्सनालिटी जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है, एक हीरो पर्सनालिटी को मैन्युफैक्चर किया गया है जो मजा चखाएगा हमारे दुश्मनों को। अब वो भले ही दुश्मन मुसलमान हो, भले ही दुश्मन दलित हो, भले ही दुश्मन चाइना हो, पाकिस्तान हो, सो उस दुश्मन को मजा चखाने के लिए एक सुपर हीरो इमेज की रचना की गई है। एंड देन अब ऑब्वियसली उस सुपर हीरो इमेज के पीछे जो कुछ भी है, जैसा मंजुल सर कह रहे थे कि राजा नंगा है, तो हमको पता है कि वो राजा नंगा है और बहुत सारे लोगों को पता है। एंड वही बिकॉज दिस इज सो, एक ताश के पत्तों के जैसा घर है जिसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली मैनेज किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, और थोड़ी सी भी हवा उसमें पूरे घर को गिरा सकती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म्स छीने जाते हैं, घर पे धमकियां भिजवाई जाती है, नौकरी पे धमकियां भिजवाई जाती है। वी ऑल्सो व्हाट हैपेंड टू नेहा सिंह राठौर के साथ जो हुआ, उसके हस्बैंड की नौकरी पर आ जाई, चली गई इनफैक्ट, एंड शी वाज आल्सो, उसको भी पुलिस नोटिस वगैरह दिया गया। शी वाज कॉल्ड बाय द आज तक पीपल हियर इन लखनऊ, एंड वहां पर ऑन स्टेज उनके साथ, हाँ ऑन स्टेज उनके साथ शायद काफी उसके साथ मतलब अननेसेसरी एक कन्फ्रंटेशनल, हाँ अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन, एग्जैक्टली सो हाँ बुली किया गया था, तो अननेसेसरी कन्फ्रंटेशनल एक वो आप तैयार करते हैं, सो व्हिच इज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। अब लेकिन जैसा कि मंजुल सर कह रहे थे कि पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब अघोषित इमरजेंसी है और अघोषित इमरजेंसी में ज्यादा इश्यूज होते हैं। द अदर डे
जब मेरा मेकअप वाला वीडियो मैंने रिलीज किया था, उसमें शुरुआत में मैंने कहा था कि जब गणतंत्र के चीथड़े उड़े हुए हैं और चीथड़े उड़े हुए गणतंत्र को ढकने के लिए पार्लियामेंट का मेकअप किया जा रहा है, तो क्यों ना हम आज एक मेकअप वीडियो करें। उसमें मेरे स्कूल का एक दोस्त है, मेरे स्कूल का, मुझे मेरा बहुत मतलब क्लोज नहीं है, बट इज एन एक्वेंटेंस एंड इज अ फ्रेंड। तो वो बैलेंसवादी है, ठीक है, ही डज नॉट कॉल हिमसेल्फ अ मोदी सपोर्टर, बट ही इज अ बैलेंसवादी। एंड वो मुझे कहता है कि अच्छा, अगर गणतंत्र के चीथड़े उड़े हुए होते तो क्या तू ये वीडियो बना पाती। इट्स लाइक मंजुल जी सेज कि अगर तुम सांस ले रही हो तो कैसे कह सकते हो कि पोल्यूशन है। सो मैंने जरूरी भी नहीं समझा उसको जवाब देने के लिए कि तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो तुझे नहीं समझ में आएगा, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो जहां तक आप कह रहे थे जो प्लेटफॉर्म की बात है या फिर आई एम अ डिजिटल नेटिव, मेरा वैसे डिजिटल नेटिव तो क्योंकि इंटरनेट पे रहती हूँ, इंटरनेट पे फेसबुक अकाउंट्स वगैरह हमेशा से, यूट्यूब यूज करती हूँ, तो इसलिए डिजिटल नेटिव हूँ। अदरवाइज मैं पेशे से एक आई एम अ टीचर, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो ये दुनिया मेरे लिए भी बहुत ही नई है और दिस मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज आल्सो वेरी न्यू फॉर मी। But so far it has been appreciated by like-minded people like you all, and काफी क्या कहते हैं, जो जैसा कि सर कह रहे थे, अचानक से ऐसे एक कोने से आवाज आती है जिससे लगता है कि नहीं, उम्मीद अभी भी जिंदा है, भले ही बहुत गालियां मिलती हो, शेयर ऐसी जगह शेयर होता हो, जैसे अभी मेरा जो पहलवानों के एफआईआर की एक्सर्प्स थी, एफआईआर की एक्सर्प्स को जस्ट मैंने रीड किया था, उसमें मेरा कोई भी वो नहीं था, कोई टिप्पणी, कोई कटाक्ष, कुछ नहीं। सिर्फ मैंने उनके एफआईआर के एक्सर्प्स को रीड किया था। अब ऑब्वियसली रीड करना एज अ महिला मेरे लिए काफी मुश्किल था, उसको पढ़ना भी मुश्किल था, बहुत लोग सुन भी नहीं पाए, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो आके, जिसपे मैंने एक जगह कमेंट किया था कि इस वीडियो को बनाने में मुझे कई रीटेक्स करने पड़े, यूजुअली क्योंकि मेरा काम एक टेक वाला होता है, तो मुझे रीटेक्स करने पड़े। तो कोई आके नीचे लिखता है कि हाँ हाँ मैडम, झूठ बोलने में तो रीटेक लगेगा ही। तो और उसके बाद काफी एक और कमेंट, हाँ हाँ जेएनयू प्रोडक्ट है, देन somebody was like हाँ लेफ्टिस्ट कॉन्स्पिरेटर्स, लेफ्टिस्ट कॉन्स्पिरेटर्स, ये इस तरीके के कई सारे ऐसे कमेंट्स थे जो उसके उस वीडियो के नीचे आए थे। सो हाँ, ये सब मिलता है बिल्कुल, डेफिनेटली, लेकिन the support you also get from entirely unexpected places is very बहुत वो होपफुल सा हो जाता है। क्योंकि मैं, एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि आप निराशावादी है या आशावादी है, तो मुझे लगा था कि मैंने सोचा था अपने आप के लिए, और मैंने सोचा था कि मैं तो बहुत ही सिनिकल हूँ, तो हो सकता है निराशावादी ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई चेंज शायद अगले 5-6 साल में नहीं होने वाला है, या 10 साल में नहीं होने वाला है, या मेरे जीते जी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जो नफरत फैली है इतनी ज्यादा, क्या ये कभी भी इसका पार हम लोग पाएंगे? आई डोंट नो, आई एम वेरी सिनिकल अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट देन आउट ऑफ इन दिस होल ब्लैक सी ऑफ सिनिसिज्म, कभी कभी कोई एक कमल नहीं खिलता, माय गॉड, कोई और फूल बताओ जो खिलता हो। कभी कोई कहीं से उम्मीद की। मेरे को इस बारे में मेरे दोस्त ने कहा था कि जब 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 अपना देश खुद को खा रहा हो तो चीखने में क्या बुराई है। तो मैं डॉक्टर धोड़पकर को बुलाना चाह रहा था कि वो ये जो जब पूरा देखते हैं दमन चल रहा हो एक आजादी पे, विचारों पे, सवालों पर, तो मतलब जैसे कई सारे देशों में हमने देखा कि वहां पर काफी सारे लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं, अपनी बातें कहते हैं, और उसके साथ साथ एक लोकतंत्र भी अपनी तरह से एक नई ऊर्जा या नया जीवन पाता है। आपको ऐसा लगता है भारत में कि अब जब एक तरह का नकली या झूठी या एक सेंसरशिप की तरह है, या एक वहाँ प्लेटफॉर्म छीने जा रहे हैं, या उनको हटवाया जा रहा है, या उन पे दमन की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो इससे हमारी क्रिएटिविटी और हमारे विचारों पे, हमारे सवालों पे शायद हम नए तरीके से सोचेंगे, या उसका असर हम पे किस तरह से पड़ेगा, या ये सब कुछ दब जाएगा, या फिर वापस एक तरह का वापस फिर से आएगा ये? मुझे लगता है कि हमारी स्पेसिफिक ह्यूमर के संदर्भ में बात करें तो जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि अहिंसा जो है वो कमजोर का हथियार है,
तो वैसे मुझे लगता है कि ह्यूमर भी कमजोर का हथियार है, क्योंकि दोनों एक तरह की निर्भयता देते हैं आपको। वो आपको आतंक के सामने खड़ा होने की हिम्मत देते हैं। वो आपको ये दिखा देंगे एक आदमी या एक तंत्र जो कि बहुत बड़े बड़े इमारतों से बना है, जिसमें बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, जिसमें जो है तरह तरह के रिचुअल्स हैं, उसके बीच में एक आदमी बैठा है जिसके दांत में सुपारी फंसी हो सकती है या जिसको कब्ज हो सकता है। उसकी शक्ल देख कैसा लग रहा है कि उसको कब्ज हो गया होगा। तो आप उसको एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह पेश करते हैं और आप हंसते हैं उसपे। तो आप देखिए ह्यूमर हर वक्त ऐसे वक्त भी रहता है, जैसे स्टालिन के दौर में रहा, हिटलर के दौर में रहा, इवन ऑशविट्ज में आप मतलब जूस ने मजाक बनाए, कि वो एकमात्र तरीका होता है। आपके कमजोर के पास कोई हथियार नहीं है उसके पास। तो ये मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण जो हमेशा है वो तब तक है जब तक कि हम हंस सकते हैं, चाहे कुछ लोग ही हों जो कि हंसे। हंसना जो है और इसके जो पूरा नकलीपन है उसको देखना, क्योंकि किसी भी बड़े इसका नकलीपन देखना एक बड़े तंत्र का, वो जैसे कि अतुल जी कह रहे थे कि वो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हम कहते हैं कि देखो सब बराबर है, ये आदमी भले ही बहुत बड़े महल में रहता है लेकिन है हमारे जैसा ही आदमी, ये हमसे भी कमजोर है। तो ये बहुत ह्यूमर अपने आप में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और वो लोकतंत्र को बढ़ाने की प्रोसेस का हिस्सा भी है। मिलान कुंद्रा ने एक बार बहुत मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने पूछा कि आपके ईस्ट यूरोपियन देशों में सैटायर क्यों होता है बहुत ज्यादा। तो उसने कहा इसलिए होता है कि हम लोग बहुत छोटे छोटे देश हैं, और सारे देशों की जो बड़प्पन है उसकी असलियत हमने देखी है। कभी नेपोलियन की फौज आती है, हमें रौंद के चली जाती है, कभी स्टालिन की फौज आती है रौंद के चली जाती है, कभी हिटलर की फौज आती है रौंद के चली जाती है। तो आपके जो बड़े शब्द हैं सारे, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी और तमाम किस्म के, उनकी असलियत हमने देखी है। तो छोटा देश का जो कॉन्सेप्ट है वो एक छोटे आदमी का भी है। तो ह्यूमर दरअसल छोटे आदमी का हथियार है। वो कुछ नहीं तो कोने में खड़ा होकर, पान की दुकान पे खड़ा होकर एक मजाक बना के हंस देगा, और उस तरह से कम अपने आप को। तो आप देखिए कि जितना दमन होता है उतनी क्रिएटिविटी बढ़ती है दरअसल। ऐसा नहीं होता कि समाज के, एक अजीब बात है कि समाज में जो पतन का दौर होता है अक्सर होता है कि वो क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा दौर होता है, क्योंकि सिस्टम्स की जकड़ कम होती है उसमें। जैसे एक मतलब मुगल साम्राज्य का जो पतन का दौर है वो भारतीय कलाओं के लिए बहुत बड़ा दौर रहा है। उस दौर में बहुत ख्याल म्यूजिक पूरा पूरा उसी वक्त पैदा हुआ है। तो जैसे स्टालिन के दौर में जितने अच्छे जोक्स रशियान बने, उसके बाद उतना मजाक उनसे अच्छा नहीं हुआ। तो वो उम्मीद भी है। और देखिए मतलब अभी तो कोई देश में उम्मीद, जैसे आशीष चंदी ने कहा था कि कम से कम एक जनरेशन तो नहीं, मतलब इस देश का भला होना है अभी। मैं अपने आसपास जो देख रहा हूँ, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे दोस्तों में, मतलब सब कुछ एक तरह से खत्म हो रहा है। मैं जो मजाक में कहता हूँ कि मोदी ने मेरा नॉस्टैल्जिया छीन लिया, कि मेरे सारे कॉलेज के दोस्तों से मुझे अलग कर दिया, मेरे परिवार वालों से अलग कर लिया। तो बड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी बस ये कि ये हमारा हंसना हमारे लिए भी ताकत है, और हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ जाते हैं, बस ये है। निधीश सर, मुझे एक चीज पूछना है, अगर आपकी इजाजत हो तो, राजेंद्र सर से और उर्विश भाई से और ये हमारे मंजुल भाई, तीनों लोग इसका जवाब दे सकते हैं। अक्सर जब हम लोग बात करते हैं तो मेरे सामने एक बड़ा सवाल लोग खड़ा करते हैं कि जो ये सटायर है या जो व्यंग है या जो हास्य है, ये कई बार बैड टेस्ट में बदल जाता है, और आप सिनिकल होने के कारण वो स्वस्थ व्यंग या स्वस्थ हास्य नहीं रहता, बल्कि आपके अंदर की एक तरह की हेट बाहर आती है उसके जरिए। ये चीज़ इससे बचने का पैमाना क्या हो सकता है? क्योंकि कई बार मेरे सामने भी ये बात आई है कि एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ आपका, तो मेरे सामने ये संकट हमेशा रहता है, और कई बार मैं कॉन्शियस भी हो जाता हूँ कि ये इससे कोई निपटने का कोई तरीका है, व्यक्ति इसमें कोई पैमाना बना सकता है, कोई गाइडलाइंस फॉलो कर सकता है कि जहाँ पर वो बैड टेस्ट में जाकर वो सटायर ना निकले, वो एक हेल्दी जो परंपरा है और जो वास्तव में क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती है, लोगों को हंसा सकती है,
उसी को केटर करे, या फिर ये बेकार का कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान ही नहीं, नहीं देना चाहिए? मैं तो जोड़ना चाहता हूँ कि एक तो होता है कि एक हास्य है जो कि अपने आप में बहुत इंटीग्रिटी के साथ है, ऑनेस्टी के साथ है और सब कुछ निकल कर आ रहा है। एक जगह आती है जहाँ पर वो अपनी इंटीग्रिटी खोने लगता है और जो कि आप भी कह रहे हो पैटिस में बदल जाता है, या फिर वो एक तरह से खिल्ली उड़ाना। जैसे कि हम अपने यहाँ ही देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग और ट्रोल्स ने जैसे कि राहुल गांधी के साथ किया, उसको बार-बार पप्पू कहते, अब वो फिर मतलब अब वो जाके वैसा अब लग रहा है, पता चल रहा है कि असली पप्पू कोई और है। पर ये जो पूरा का पूरा एक अप्रोच है कि खिल्ली उड़ाना, और मतलब वो चाहे, और खास तौर पे मतलब मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे महिलाओं का और महिला नेताओं के साथ ऐसा बहुत ज्यादा किया था, खिल्ली उड़ाना जो होता है। तो ये अपनी जब इंटीग्रिटी खोता है अपनी, तो उसका वो उसका भी एक तरह का असर है, जिसके मैं लाफ्टर क्लब के बारे में बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह हम सुनते हैं अपने मोहल्लों में कुछ लोग लाफ्टर क्लब चला रहे होते हैं, जो कि झूठी हंसी हंस रहे हैं, या उसकी एक बिना वो खिल्ली उड़ाना है दूसरे की, पर उस पर हास्य बिल्कुल नहीं। तो वो अपने आप में एक धकोसे की तरह लगता है, और वो कितना मैन्युफैक्चर्ड भी है, वो कहीं वो अपने किसी ऑथेंटिक इंटीग्रिटी के साथ हमारे सामने नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ह्यूमर, अक्सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही मुझे लगता है कि एक बुनियादी चीज जो अच्छे व्यंग को और खराब व्यंग को ये करती है कि आप किसके साथ खड़े हैं। यदि आप ताकतवर के साथ खड़े हैं और कमजोर पे हंस रहे हैं तो बुरा व्यंग है। वो भी होता है क्योंकि व्यंग ऐसा हथियार है जिसका कि इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। और मसलन जैसे आप देखेंगे कि हर जगह माइनॉरिटीज को लेके मजाक बनते ही हैं, महिलाओं को लेके मजाक होते ही हैं, पत्नियों को लेके मजाक होते हैं। और अभी जैसे आप देखेंगे कि माइनॉरिटीज को लेके जितने गंदे मजाक बन रहे हैं या दलितों को लेके मजाक बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे यह है कि आप किसके साथ हैं और क्या आपके पास अंदर करुणा है कि नहीं। करुणा व्यंग का सबसे अनिवार्य मुझे लगता है तत्व है। अगर आपके साथ करुणा है, आपके अंदर करुणा है, आप एक सचमुच लोगों के दुख से या अपने किसी के भी दुख से आप अगर रही है तो सही व्यंग है। वो अगर परपीड़क व्यंग है तो गलत है। ये मेरा मुझे लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सत्ता में उसको बिल्कुल सुरेश, मुझे अक्सर ये कहा गया है, इवन सीरियस आर्टिकल्स में भी और मेरे हास्य बैंक के जो पहले कॉलम आते थे उसमें भी, कि आप यार हमेशा एक तरफा ही लिखते हैं। मतलब आप हमेशा मोदी की आलोचना ही करते हैं, आप एक तरफा ही लिखते हैं। मेरा हमेशा ये जवाब रहा है कि भैया मैं जो लिखता हूँ वो एक तरफा नहीं है, वो दूसरी तरफा है। एक तरफा तो आप उससे पूरे घिरे हैं, एक तरफा नैरेटिव तो जो आपके आसपास है ये है। मैं जो बता रहा हूँ ये तो आपको एक दूसरी बाजू बता रहा हूँ जो आपको एक तरफा लग रही है। आपको अगर दिक्कत होनी चाहिए तो वो एक तरफा जो नैरेटिव है उससे होनी चाहिए। मैं तो थोड़ा बहुत वो नैरेटिव को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ करने वाला मैं अकेला हूँ, मतलब गुजरात में। और वो नैरेटिव बनाने वाली तो पूरी फौज लगी हुई है, पूरा शासन तंत्र है। तो मेरा ये काम है कि इसके सामने एक दूसरा नैरेटिव कंसिस्टेंटली बनाना। फिर लोग कहते हैं कि यार आप राहुल गांधी की कभी आलोचना नहीं करते। तो मैंने कहा कि आप एक ऐसा इंस्टेंस मुझे बताइए जहां राहुल गांधी की मैंने ऐसे कोई आनन फानन में प्रशंसा कर दी हो, या तो कांग्रेस पार्टी के स्तुति लिए गान किया किया। हो। तो इनको बेसिकली हमारे यहाँ तो क्या डिस्करेज करने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं। कई मित्र कहते थे कि यार लिखो लिखो आप लिखो, आपके लिखने से इनका तो फायदा ही होता है मोदी का। तो मैंने कहा कि भैया मेरे लिखने से आपका फायदा होता है तो आप ये मुझे क्यों कहते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं नहीं नहीं कहता ऐसा, चुपचाप फायदा लूट लेता। आप तो शिकायत करते हैं कि आप हमारा फायदा कर रहे हैं। तो मतलब ये डिस्करेज, और ये ऐसी बात नहीं कि कोई ट्रोल लिखते हैं, ऐसा लिखने वाले हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े सीनियर राइटर हैं। हमारे एक राइटर ने ऐसा लिखा था कि मोदी ने उनके ऊपर जो पत्थर फेंके गए इनमें से अपना महल बनाया। अब इनको आप क्या कहेंगे, गेट वेल सुन के अलावा तो कह क्या सकते हैं। लेकिन ये ऐसे हमको बहुत डिस्करेज, और जैसे इन्होंने बैलेंस वादी बताया मेडूजा जी ने, तो वो हमको बैलेंस सिखाने की बहुत कोशिश की जाती है कि आप 50 लेख मोदी जी के बारे में लिखो तो 50 राहुल गांधी के बारे में लिखो। ऐसा नहीं होता है।
जो साहब ने जो बताया राजेश जी ने कि आप अब किसके सामने खड़े हो, और एक बंदा हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में, आपके जीवन के हर पहलू में, आपके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप तक में छाया हुआ है, तो आपको तो नेचुरली उसके बारे में जितना कुछ भी हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि वो इतना सर्वव्यापी अनिष्ट है कि इसके सामने आपको कंसिस्टेंटली लगा रहना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने कहा कि बेसिक चीज़ ये है मेडूसा जी का मैं नहीं जानता, कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरा व्यंग जो होता है और हास्य भी कई बार होता है लिखने में और बोलने में, उसका पहला ट्रिगर जो होता है वो गुस्सा होता है कि आप यार इतना क्यों नहीं समझ पा रहे, आपको आपको क्या दिक्कत है, आप इतना देख क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये ट्रेन है, ये पटरी से ये हुआ है, और यहाँ पे कोई चीज़ है जिसको आप मस्जिद करार दे रहे हो, और फिर आप हमको सिखाते हो कि यार बैलेंस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो सबसे पहला ट्रिगर जो होता है गुस्सा, लेकिन गुस्सा इस बात का नहीं होता कि आप हमारी बात नहीं समझ रहे, गुस्सा इस बात का होता है कि यार आप देश देश कर रहे हो, तो देश यानी देश के नागरिक, देश कोई ज्योग्राफी नहीं है, देश तो देश का आदमी बंदा होता है। आपको उसकी जो पीड़ा है वो क्यों नहीं छूती, और आपको एक फेक आदमी के इतने नखरे हैं, उसमें क्या देश प्रेम लगता है। ऐसी ऐसी चीजें होती है, तो फिर ये लोग एक या दूसरे किस्म के पैंतरे करके हमको डिस्करेज करने की, हमको कुछ सिखाने की, हमको बैलेंस सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम समझ जाते हैं। पहले डिफेंसिव भी होते थे, ऐसा नहीं है कि पहले से ये समझ में आता, हम बीच बीच में सोचने लगते हैं। और ये एक बड़ी मैं कहना चाहूँगा कि ये करने वाली एक्सरसाइज है कि 2-3-4 साल के बाद हमको भी सोचना चाहिए कि ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि हमारी सुई अटक गई है, हमारी सुई फंस गई है, हमको सिर्फ इतना ही आता है, हमको इससे अलावा कुछ देख नहीं पाते, ये हमारा कंफर्ट जोन हो गया, ऐसा तो नहीं ना। ये मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ। कुछ अच्छे मित्र हैं, उनसे चेक करवाता रहता हूँ कि भाई ये ठीक ठाक है ना, आप अगर कुछ कहना चाहे तो कहें, और ऐसे मित्र है जो मुझे कह सकते हैं। तो आई थिंक इतने हम सेल्फ चेक रखें तो फिर इन सवालों के कोई ज्यादा मानी नहीं रहते। मंजुल, देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बात कही और पूर्वेश भाई ने जो बात कही, इसमें दो दो चीजें जो हैं वो बिल्कुल कवर होती हैं अतुल भाई। जो आपका सवाल है उसके बारे में, है ना, कि एक तो पंच अप करना है, पंच डाउन नहीं है, ठीक है। वो तो ये तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बात कायदे से कही। दूसरी बात, एम्पैथी जो है वो बहुत जरूरी, ठीक है। उर्मिल भाई ने जो बात कही कि हम जो बात कह रहे हैं वो बेसिकली जो 24 घंटे चल रहा है वो एक नरेटिव है भाई। हम तो आपको अल्टरनेट नरेटिव दे रहे हैं, ठीक है। आप तो ये तीनों बातें अपनी जगह सही है, ठीक है। इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ऐड करना चाहूंगा ये कि भाई इसका कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि ये चीज बैड टेस्ट है, ये चीज गुड टेस्ट है। हाँ, जब आप लड़ाई में उतरते हैं तो सामने वाला क्या कर रहा है उससे आपके पैतरे तय होते हैं। अब सामने वाला कर रहा है दीदी ओ दीदी, 70 साल में तो कभी हुआ नहीं, ठीक है। सामने वाला कर रहा है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो भी 70 साल में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की इस तरह की भाषा किसी प्रधानमंत्री की अगर आपने सुनी हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं कि सामने से जो जवाब आएगा। मैं केवल कार्टूनिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमेडियंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैंड अप कॉमिक की बात नहीं कर, मैं कह रहा हूं जो सामने से जवाब आएगा वो किस तरह का हो, वो नहीं किस जाहिर भाषा है में वो होगा। संस्कृत मंत्र में तो नहीं होगा। भाई आप तो यही कहते हैं ना कि हम दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देते हैं। तो आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए फिर बैक टेस्ट और गुड टेस्ट रह कहां जाता है। टेस्ट तो वो आदमी तय कर रहा है ना जो सामने खड़ा हुआ। हाँ, आप ग्राउंड अगर रूल्स एक हैं, जो ग्राउंड रूल्स जो हैं वो वहां से सेट वो हुए तो हैं। वो तो सरकार तय कर रही है, ठीक है। तो आप तो केवल रिएक्ट कर रहे हो भाई। तो उसमें उसमें बैक टेस्ट का क्या है। जैसा टेस्ट वो आपको दे रहे हैं वैसा ही टेस्ट आप उसको रिवर्स कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये गुड टेस्ट बैड टेस्ट वाला जो मामला है। फिर भी दिक्कत जो दूसरी है वो ये है कि आप ऑब्वियसली कोई ऐसी बात नहीं कह सकते हो जो किसी भी तरह से कानून के खिलाफ जाती है, क्योंकि दिक्कत इस सरकार के साथ ये भी है कि वो उठा के आपको बंद कर देंगे। कहीं आसाम में कहीं मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो उठा के आपको घर से ले जाएंगे।
ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए जो अच्छा ही लोग होगा, मैं रिएक्ट घर कर चली जाऊंगी वापस। जो लोग आपको तो टिफिन भी कम से मिल कम जाएगा। मम्मी पापा जेल में तो मिल घर पाए वापसी मम्मी हमारी पापा घर जेल में वापसी तो हो मिलने जाएगी आ हमसे, पाएंगे। तो हमारी जो घर लोग वापसी हो रिएक्ट जाएगी कर रहे हमसे। हैं, हाँ, जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि साहब आप बहुत कायदे से रिएक्ट कीजिए और हमारा जो मन होगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो मोदी जी अगर चाइना में जाके हिंदुस्तान की बुराई करें तो ठीक है, घर आके वो वसुधैव कुटुंबकम करें वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई विपक्ष का नेता जाके बाहर मोदी जी का मजाक बना दे तो वो देश की बेइज्जती होने लगती है, और उसके सारे नहीं तो वहां मिनिस्टर लेकिन यहाँ उन्होंने से अब की बार ट्रम्प सरकार भी किया था, जो शायद पता नहीं किस दिन हाँ, वो भी जेल जाएगा, अब की बार ट्रम्प सरकार। सी राहुल गांधी ने हाउडी जो मोदी कुछ भी में, कहा, हाउडी मोदी। इफ यू लुक एट इट, वो मुझे तो लगता है कि यार वो जिस तरह का सटल ह्यूमर होना चाहिए उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसने बहुत सटलिटी के साथ बात कही भाई, उसने कि मोदी जी और भगवान में अगर बातचीत हो तो मोदी जी भगवान को बताने लगेंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो एक्चुअली मुझे तो बहुत पहली स्मार्ट था बार, वो। हाँ, मुझे पहली बार ये लगा, पहली बार ऑनेस्टली, कि वो बड़ा स्मार्ट किस्म का जोक था, और मुझे तो राहुल गांधी से नहीं उम्मीद थी ऐसी। ठीक है। एक्चुअली हम लोग कुछ लोग हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि इफ दिस कंटिन्यूज दैट इफ वो जो लैम्पूनिंग ऑफ द एम्परर, अगर 2024 तक ये लैम्पूनिंग कर करके उनको एक इंस्टेड ऑफ द सुपर हीरो इमेज, इफ वी मेक इट इनटू अनदर काइंड ऑफ एन इमेज दैट कैन बी एक्चुअली अ स्ट्रेटजी ये इन ड्यूरिंग द बिल्कुल इलेक्शंस। बट एनीवेज ये प्लीज जो कंटिन्यू। ये जो मैं कह रहा मैं था कि ये एक जैसे कि सबसे मैं एक बात हिटलर की जोड़ना नींद से चाहूंगा, एक एक बात मिनट, जोड़ना चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो। नहीं, हाँ जी, मंजूर जी की बात मोटे तौर पे बिल्कुल सही है, लेकिन ह्यूमर और सटायर में एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ये जो स्टैंडर्ड और गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर या गुड सटायर बैड सटायर, कि अब वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अब मैंने फर्ज कीजिए कि मैंने तय किया है कि भाई मैं कभी मोदी जी की जो बीवी है इनके बारे में ह्यूमर नहीं करूंगा। तो ये एक जो है वो हर एक का अपना एक होता है, सलीका होता है, तरीका होता है कि भाई एक जनरल रिएक्शन होती है और एक ह्यूमरिस्ट सटायरिस्ट की रिएक्शन होती है। तो ह्यूमरिस्ट सटायरिस्ट है वो उतना वाइल्ड, उतना उनके जैसा मतलब नहीं हो सकता है, उसको अपना, वो तो गड्ढे में है। तो ह्यूमरिस्ट सटायरिस्ट को अपना एक वो पकड़ना होता है, जो जो हर कोई अच्छा बंदा, हर कोई अच्छा कार्टूनिस्ट पे उसमें ये आप देखते ही हैं कि वो कभी उस नीचाई पे नहीं जाते कभी। तो वो स्टैंडर्ड सब बना रखकर, लेकिन वो होता जरूर है। हाँ जी। उर्विश भाई, वो बात बीच में थोड़ा कट गई, हम लोग इधर उधर की बात करने लगे। जो आपने ये बात कही ना, वो मेरा अगला पॉइंट था कि देखिए ये जो पैमाना है ये हर आदमी का अपना है, ठीक है। और इतिहास, या जब आपका सारा काम इकट्ठा होगा तो उसको कोई जज करेगा कि इस आदमी ने कैसा काम किया। तो जो मैं कह रहा था ना कि आपके साथ तो एक ये बंदिश भी है कि आपको तमाम सारे कानूनों का ख्याल करके अपनी बात कहनी, अदरवाइज आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, ठीक है। आप और चूंकि आप तो विपक्ष में हैं तो उनको एक सेकंड नहीं लगेगा आपको जेल, तो आप तो फिर भी बहुत समझ के काम कर, लेकिन ये मानना कि आप जो कर रहे हैं वो इसलिए बैड टेस्ट है क्योंकि, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आसपास की परिस्थितियां क्या हैं। बाकी देखिए सबका काम सबके सामने है, डॉक्टर साहब का काम सारे लोग देखते हैं, आपका काम सारे लोग देखते हैं, मेदुसा जी का काम सारे लोग देखते हैं, मेरा काम भी कुछ लोग देखते ही हैं। तो उनको ये समझ है कि ये आदमी सटलिटी के साथ ये बात कह रहा है, क्रूड तरीके से ये बात कह रहा है, टू द पॉइंट बात कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो वह आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि आप एक बिलो द बेल्ट जिसको कहते हैं वो आप नहीं कर सकते। वो हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है, जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कि कोई भी नई सरकार आए तो उसको 1 साल का टाइम देना चाहिए, जिसको आमतौर पे हनीमून पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो 1 डेढ़ साल तक तो मोदी जी का ऐसे ही निकल गया, क्योंकि उनको हम लोगों ने सेंटर में नहीं देखा था, आपने गुजरात में देखा था, आप लोग समझदार हो चुके थे, हम लोगों को समझदारी आने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है। पर और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम लोग प्रेजुडिस होते हैं तो हम लोग फ्रॉम डे वन उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, जब से वो उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया था, ठीक है। लेकिन उस समय अडवाणी जो थे वो मोदी से बड़े विलन माने गए, अगर आप देखिए तो जो अडवाणी इस समय निरीह नजर आते हैं, और जो अडवाणी एक टाइम में ये हालत थी कि उनके खिलाफ खबर नहीं छपा करती थी, मैं गवाह हूं इस बात का।
जो जब वो डिप्टी पीएम हुए थे उसके बाद से अडवाणी जी के खिलाफ भी खबर छापने में लोगों के हाथ कांपा करते थे। ठीक है, अगर आपको याद हो जनसत्ता में डॉक्टर साहब हैं, एक खबर उनके बैक पेज पे छपी थी सालों पहले। डॉक्टर साहब आपको याद होगा कि अडवाणी जी की जो बहू थी उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जितनी भी उनको मूर्तियां मिली थी रथ यात्रा के दौरान चांदी की, उन सबको पिघला के उन्होंने घर के वो चाकू और कांटे बनवा लिए थे उससे पिघला के। ठीक है, मतलब ये इस तरह का आरोप था उसमें। और ये जनसत्ता, केवल जनसत्ता ने ये खबर छापी थी बैक पेज पे, सिंगल कॉलम, 8वें कॉलम टॉप पे लगी हुई, किसी अखबार में नहीं छापा। तो ऐसा नहीं है, वही मैं कह रहा हूं कि दबाव हर दौर में था, दबाव था हर दौर में, लेकिन उस दबाव को लोगों ने बाकायदा लड़ा है, लोगों ने उसको काउंटर किया है। भाई राजीव गांधी नहीं लेके आए थे प्रेस के खिलाफ बिल, लेकिन उस समय पत्रकारों ने मार्च किया बाकायदा और उसके बाद उनको बिल वापस लेना पड़ा। तो अब तो हालत यह है कि पत्रकार जो है वो बिल के समर्थन में मार्च करने लगेंगे नोएडा से राष्ट्रपति भवन के लिए। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक। एक ये है कि जो जैसे कि आपको बताना हिटलर चाहिए के कि मास्टर स्ट्रोक। हिटलर के समय जो सबसे ज्यादा उसे नींद जिसने हराम की होगी वो चार्ली चैपलिन की फिल्म होगी ग्रेट डिक्टेटर। तो ऐसा अब क्या हो सकता है जो कि इस समय का और हमारे देश काल का ग्रेट डिक्टेटर जैसा कुछ क्या हो सकता है आप लोग के हिसाब से? मुझे नहीं, तो नहीं लोग कर लगता रहे कुछ हो हैं, सकता है। नीतीश लोग कर रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं। जैसे आप अनुराग कश्यप की एक फिल्म देखिए जो नोटबंदी की बैकग्राउंड पे बनी है, उसमें एक महिला को सडनली अपनी नाली में नोट मिलने लगते, ठीक है, तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको टच करते हैं। या जैसे हंसल मेहता का ये है स्कैम, ठीक है, जिसमें हर्षद मेहता वाला है, तो बेसिकली है 1990s का, और पर उसके डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको अभी की जो पॉलिटिक्स है वो उसमें रिफ्लेक्ट करती है। तो लोग अपनी तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मैं बता रहा हूं कि जो बड़े लेवल पे काम हो रहा है, जो सेंसर बोर्ड से पास होके आता है आपके पास, और जो चीजें सेंसर बोर्ड से पास नहीं होके आती हैं उनमें भी इस तरह का काम हो रहा है। थोड़ा काम तो हो ही रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं इस मामले में है कि लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन लोग काम कर रहे हैं। लोग हैं ऐसे जो चुप हैं लेकिन वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, तो अगर डॉक्टर साहब ने कहा है तो ये बात तो फिर मतलब 200% सच है कि चीजें बदलेगी। ठीक है, अतुल क्या इसके बारे में क्या बोलते? आपने जो बात कही मुझे लगता है कि उसमें उसका एक तरीका हो सकता है कि अखंड भारत जैसा कोई एक कॉन्सेप्ट पे बनाया जाए, और जिसमें जो अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है उसमें अखंड भारत, क्योंकि अब वो हिटलर जैसा मामला तो है नहीं कि पूरे ग्लोब का बना दिया जाए उनको। अखंड भारत तक ही जाती है सोच, और सोच का भी मसला है, वहां तक जाकर रुक जाती है अखंड भारत। म्यूरल तो बन चुका और नेपाल ने ऑलरेडी ऐतराज कर दिया है इस पे। हाँ, नेपाल का ऐतराज भी आ गया है, आया म्यांमार था उसका और ये नोटिफिकेशन मतलब भी आया। मुझे एक मुझे तो सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाएगा उसमें। पाकिस्तान का जो पापुआ ह्यूमर न्यू है गिनी वो भी उसके बारे में क्या सोचते हैं? पापुआ न्यू वहाँ गिनी भी पर पापुआ शामिल हो न्यू जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, वो तो अस्त्रालय है। अस्त्रालय है, वही बिल्कुल, हाँ। ऑस्ट्रेलिया। पर एक चीज और ये बताइए कि ये सब हमारी सामूहिक असफलता है कि भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो हमारे ह्यूमर के जो लोग हैं जुड़े हुए उनके खराब काम के कारण जो है लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अरे नीतीश भाई, आप ये समझिए कि हम मतलब हम में से कोई भी 5 लोग जो हैं उनके बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूँ कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हाँ, गलत, आप बहुत गलत फहमी है भाई। हम कामयाबी है हमारी। हम लोग का ह्यूमर से हैप्पीनेस ह्यूमर, का कोई मतलब नहीं है। नहीं हम लोग का ह्यूमर वो है कि हम लोग जो सरकार कर रही है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, उसमें आप एक क्षण के लिए ह्यूमर देके आपको रिलीफ दे रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स सरकार के हाथ में, वो ह्यूमरिस्ट के हाथ में नहीं है सर। ना वो सैटारिस्ट के हाथ में। नहीं और हम पाकिस्तान लोग की सरकार देखिए, पाकिस्तान की सरकार हमारी सरकार से खराब है, ये तो सबको पता है, और लंबे समय से वहाँ का सत्ता, सरकार, व्यवस्था, लोकतंत्र सब कुछ जो है एकदम गड़बड़ चल रहा है। पर हैप्पीनेस इंडेक्स में वो हमसे अच्छा, क्योंकि उनका ह्यूमर और म्यूजिक दोनों हमसे अच्छा है। मेरा ये दुराग्रह भी हो सकता है, पर इसको मुझे बताइए कि भाई ये बात मैं नहीं कह इसका सकता हूँ एक ही ना, क्योंकि शुरुआत आप में पे मुकदमा हो सकता है। इस राष्ट्रद्रोह के लिए कि अपने देश के गिरते हुए हैप्पीनेस इंडेक्स की चिंता जता रहा हूँ इस बात पे, अगर मुझे मतलब मुझे सजा दी जाए इस बात।
राजेंद्र सर ने शुरुआत में एक बात कही ना कि जहाँ दमन ज्यादा होगा और जहाँ पर डेमोक्रेटिक स्पेस जितना कम होगा वहाँ पर क्रिएटिविटी का दायरा बहुत बढ़ जाता है, और ये पाकिस्तान इस मामले में बाकी किसी देश से बहुत ज़्यादा एप्ट उदाहरण है हमारे लिए कि जिस तरह के जैसे अनवर मकसूद का जो पूरा शो है, जो लूज टॉक था उनका पूरा का पूरा 350-400 के आसपास उसके एपिसोड हैं, और उसमें करीब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें, और वहां पर सरकार बहुत खराब है, सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है, असली खेल है वहां पर आर्मी का जो भूमिका, सेना की जो भूमिका है, और सेना के ऊपर जो उसमें जिस तरह के कमेंट हैं, जिस तरह के उसमें बातें कही गई हैं जितने स्मार्ट तरीके से, वो अपने आप में क्रिएटिविटी का एक पैमाना हो सकता है कि कहाँ वहां पर उस तरह की कोई चीज बन पाएगी। वो भारत के साथ क्या रहा कि मतलब इस मामले में ज्यादा लोग खुशकिस्मत भी रहे, किस्मत भी रहे कि इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए तो इस तरह कोई बड़ा संकट अभिव्यक्ति, लोकतंत्र और इन सब चीजों पर उस तरह का नहीं है देखने को मिला। सरकारों ने इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे अभी मंजुल कह रहे थे कि ये बिल ले आए, अलग अलग सरकारें ले, वो हो सकता है, और वो फिर उस पर विरोध हुआ और वो दूर भी हो गए, लेकिन इस तरह का कोई संगठित अटैक नहीं हुआ है। पाकिस्तान इस मामले में बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा कि शुरुआत से ही वहां पर सेना और उसका एक शुरू हो गया, तो वहां पर क्रिएटिविटी का जो नजर आता है, और ये तो एक शो की बात मैंने की जो अनवर मकसूद का जो शो था लूज टॉक, इसके अलावा बहुत सारे छोटे शोज हैं, मतलब ऐसे ऐसे वीडियोज हैं, और उनको आर्मी जनरलों के ऊपर ऐसी तीखी टिप्पणियां हैं वहां पर, ऐसे कमेंट्स लोग करते हैं कि हंस हंस के पागल हो जाए आदमी। यहाँ पर आज की तारीख में जो टची लोग हैं, उस तरह की टिप्पणी मुझे लगता है आज कर दी जाए तो पहले जेल में डाल दिया जाएगा, उसके बाद कोई बात आगे होगी। तो इसमें मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि या तो वहां के आर्मी जनरलों की बुद्धि मोटी है कि वो उनके ऊपर इतने कमेंट हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता, या फिर यहाँ पर हमारे वाले जो हैं वो उससे इतने ज्यादा टची हैं कि इनको मतलब वो फिर हमसे महान भी हुए, ठीक ठाक लोग हुए यार कि ठीक है वो कह रहा है सुनो अपनी करो, लेकिन उनकी भी सुनते रहो, वो भी करते रहते हैं अपना। यहाँ पर तो वो आज की तारीख में संभव ही नहीं है पाकिस्तान जैसा। देखिए, मैं पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जानता वानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आता है, मतलब जो बेसिक समझ जो कहती है वो ये है कि भाई आर्मी जनरल्स को इससे मतलब नहीं है कि उनको मतलब इतिहास में अमर होना है। मुझे ऐसा लगता है उनका मामला है पैसा बनाना है, जो कि पाकिस्तान आर्मी के हर लोग कर रहे हैं। अगर आप उनका देखेंगे कि जैसे जैसे आपका रुतबा बढ़ता है वैसे वैसे वो जमीनें जो खरीदते हैं, अगर आप देखेंगे तो हर आर्मी जनरल जो है उसका विदेशों में मकान है, यहाँ मकान है, इतना लैंड है, ये है, तो वो उस हिसाब से। तो एक तो उनका वो खेल है, दूसरा ये है कि उनको पता है कि इतना सप्रेस कर रखा है, तो इनको एक सेफ्टी वॉल दे दो ह्यूमर का, ताकि ये लोग हंसते रहे और वो क्रांति जैसे किसी मामले में आए, इससे बढ़िया वो ह्यूमर में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो एक चीज हो सकती है। अब पर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये सबके लिए सच होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल वेल में भी डाला है। जैसे जो वहां के जो पोएट हैं जिन्होंने ये लिखा है ना कि मैं नहीं मानता, है ना, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। ठीक है, अब वो तो उन्होंने तो जेल में लंबा समय गुजारा है ना भाई, है ना। तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारे तो जर्नलिस्ट वो भी अटैक का शिकार हुए हैं वहां पर इस तरह से। जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए एक किस्म का पैमाना है। लेकिन हाँ, वो छूट अगर एक तरीके से देखा जाए तो मोदी सरकार ने भी, आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी दी हुई। ठीक है, कि लोग कहीं किनारे इधर उधर खड़े होके चुपचाप होके छिप के सुन लेते हैं। भाई कुणाल काबरा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके तो सुना ही रहा है ना जोक। ठीक है, तो लोग सुन भी रहे हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हालात जो है वो ह्यूमर के लिए कंड्यूसिव है। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि हमें लगा कि हम लोग और लोकतांत्रिक हो गए, तो हम लोकतांत्रिक नहीं है। लोग ये मतलब पहली सरकार है जो बता रही है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और उसकी हत्या करने में भी साथ साथ लगी हुई है। साथ में उसका ऑपरेशन भी चल रहा है। ठीक है, तो ये मतलब विरोधाभासों की जो इतनी बड़ी मिसाल जो है वो मैंने इससे पहले तो नहीं, जो अपना मेरा 20-30 साल का कैरियर है, 30-35 साल का, उसमें इस तरह का तो मैंने विरोधाभास पहले तो नहीं। इसमें एक चीज है, विरोधाभास वाली ही बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप देखिए, आपने कहा कुणाल कामरा और ये वो पाकिस्तान से जो हमारा जोड़ने का वो मकसद था, वो दूसरा मकसद था। मतलब वो एक हद तक सही है, आप जो बातें जो बता रहे हैं
वो सारे बहुत सारी वजहों के साथ मिलकर कोई एक तस्वीर बनती है। लेकिन कुणाल कामरा या बाकी लोग जो आज कर पा रहे हैं उसमें एक बड़ी भूमिका है कि आज जो हमें तकनीकी ने एक स्पेस दिया है, जो इंटरनेट ने एक स्पेस दे दिया कि आप यूट्यूब पे जाकर अपने सोशल मीडिया पेज पे जाकर कुछ बातें कह पा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हुआ वो नेशनल टीवी पे चलता था वो शो, आज की तारीख में श्याम रंगीला का शो खत्म कर दिया गया सिर्फ इस बिना पर कि टेलीविजन पर एक आदमी प्रधानमंत्री की मिमिक्री कर सकता था, तो वो शो उसका रिलीज होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया उसका। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेन स्ट्रीम का जो मामला है जो सिकुड़ रहा है, वहाँ वो एक स्थिति है जिसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान का क्रिएटिव अमला बहुत आगे है, ये मैं कह रहा था। आप हो सकता है सही कह रहे हो अतुल भाई। और देखिए इसमें मजेदार बात क्या है कि अगर आप पाकिस्तान के कुछ लोगों को सुने तो जैसे वहां पे एक हसन निसार जर्नलिस्ट, ठीक है, वो बहुत बेबाकी से, उनको सालों से सुन रहा हूँ, बहुत बेबाकी से बोल, ठीक है, और उनकी कही हुई एक बात जो है, हालांकि उन्होंने उर्दू में कही थी तो वो उर्दू में मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे कंट्री के, मतलब पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हम तो, जो जनता है जो वो चाहती है ना, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, हम केवल उसकी एक तरीके से हम उन आकांक्षाओं को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हसन निसार का कहना था कि ये बड़ी बेवकूफी की बात है कि आप जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का करने, भाई जनता की आकांक्षाएं अगर आप पूरी करेंगे तो आप चौराहे पे मुजरा होगा। आपको लीडर बनना है, आपको जनता को सही रास्ता दिखाना है, आप उसकी आकांक्षाएं पूरी करने के चक्कर में मत पड़िए, है ना। तो वो इस तरह की बात कहकर भी वो वहां बच जाते थे और उनके ऊपर कोई इस तरह का उनके पीछे लोग नहीं लगे, और पर वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको जेल में डाला गया। तो मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बहुत कुछ एक जैसे ही है। वो पॉलिटिकल सिस्टम आपका थोड़ा बन गया और थोड़ा डेवलप हो गया, बच गया, आप जानते हैं किसकी वजह से बच गया और कैसे बन गया, ठीक है। अब उस आदमी का नाम लेंगे तो हो सकता है इस शो पे बैन करते हैं लोग, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पे जो हालत है कि श्याम रंगीला का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, आप देखिए ये इन के साथ दिक्कत ये है, भाई देखिए किसी भी शो में पैसा लगता है। अब आपने एक तांडव करके एक शो बनाया, ठीक है, वो बाहर आया, उस पे सोशल मीडिया में 20-22 हजार लोग जो इन्होंने पाले हुए हैं, उन्होंने ऐसा बवाल किया कि वो अपने आप में एक अलग तांडव बन गया। तो जो आदमी पैसा लगा के शो बना रहा है उसके लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट हो गई ना, कि वो कैसे, वो ओटीटी पे ही देखा जाएगा, वो तो एक किस्म का एक बवाल शुरू हो गया और लोग डरने लगे हैं। तो उसका सेकंड सीजन किसी हालत में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो श्याम रंगीला के साथ भी वही बात है। हालांकि अगर आप श्याम रंगीला को ठीक से देखें, जो उसके पब्लिक परफॉर्मेंस है, तो वो यार वो मोदी की मिमिक्री करता है, वो राहुल गांधी की भी उतनी अच्छी मिमिक्री करता है, वो अरविंद केजरीवाल की भी बढ़िया मिमिक्री करता है। तो मैं तो देखता हूँ वो फनी है, और कायदे से उसे नहीं रोका जाना चाहिए, पर वो जो उसने पेट्रोल पंप में जाके किया श्रीगंगानगर में, उसके बाद से वो सरकार उसकी इतनी अगेंस्ट हो गई कि पेट्रोल पंप का मालिक कहने लगा कि साहब इसने तो आपने हमारे पेट्रोल पंप पे शूट कर लिया, ये इलीगल है, उसको नोटिस भिजवा दिया गया, केस दर्ज हुआ उसमें पेट्रोल पंप वाले। नीलगाय वाला भी है, अभी जो सफारी वाले में किया था, तो नीलगाय को वो खाना खिला रहा था, तो उससे वाइल्ड लाइफ वाला लग जुर्माना हो गया उसके ऊपर, है ना। हाँ, तो ये नीलगाय को चार्जशीट दी गई। हाँ, ये एक तो ये कि ये जो पूरा जो रोज का जो पूरा जो ट्रेजेडी में onslaught है, कॉमेडी वाला जो मामला है ना, हाँ, ये बात मैं हो रहा सबको है। जवाब देना चाहता हूँ, सबसे जवाब और पूछना दूसरी चाहता बात हूँ। देखिए, इस सरकार को एक तो ये भरोसा है या इससे जुड़े लोगों को कि ये सरकार कहीं जा नहीं रही है, जो कि काफी हद तक हो सकता है सही भी हो। और दूसरी बात उनको ये भी भरोसा है कि अगर इसके बाद मान लीजिए किसी और की सरकार आई तो वो इतने रूथलेस नहीं होंगे कि वो इन लोगों को एक जैसे अमित मालवीय को ये पक्का पता है कि अगली सरकार जो आएगी वो इससे ये नहीं पूछेगी कि बेटा तुमने ये जो ट्वीट किया था ये गलत था और तुम जरा कोर्ट में तुमको समझते हैं, वो लोग नहीं करेंगे ये सब, मुझे ये है बताओ ना। कि ये जो तो पूरा जो इसीलिए ये चल रहा है ये सब। ये जो पूरे ट्रोल्स हैं, जिसको मतलब मैं अतुल दिन बात कर रहा था, मैं कह रहा था ये पूरा इन्वेजन ऑफ द इडियट्स और रिवेंज ऑफ द लूजर्स है, कि जहाँ पे मतलब एक जहालत और निरक्षरता और वाहियात, मतलब और कोई मतलब गरिमा नहीं, और ये सब जो पूरा जो रोज का जो पूरा एक डंप होता है, जैसे कि पूरा गाजीपुर, हमारे घर के पास एक डंप है गाजीपुर का, वहां पे तो वो पूरा का पूरा डंप आपके को उड़ेल दे रहा है, आपके मोबाइल फोन के जरिए आपके पास पहुंचता है रोज, जो है कि फलाना नेहरू ऐसे थे, वो ऐसे थे, और ये सबसे महान है, मतलब ये जो पूरा का पूरा एक रोज का जो ऑनस्लॉट है। तो ये इसके डैशबोर्ड को आप लोग कैसे देखते हैं कि जहां से ये सब ये सोचा, कोई होगा ना जो 4-5 लोग मिलके या 10-20-100 लोग मिलके
ये इनकी ड्यूटी लगी होगी कि रोज तुम जो है तुमको 100 चीजें ऐसी निकालनी है। मतलब मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि अगर हम कल्पना करें कि वो अगर कोई वॉर रूम है जहाँ पे इस तरह की सारी बेवकूफियों को रोज जो है इकट्ठा करके हैमर किया जा रहा है हम सब पे, उसको उसको कैसे, अगर उसकी परिकल्पना कैसे करेंगे, मतलब हम पांचों लोग अगर बैठ के यहाँ पे देखें। मतलब राजेंद्र सर, आप ये कहना चाहते हैं कि 18 घंटे में से इसके ऊपर कितने घंटे काम होता होगा? नहीं जो वो 18 18 घंटे घंटे तो वो 18 वो घंटे तो इसी पे अलग काम अलग ही होता है। है। वो तो अपने आप में एक अलग ही संस्थान है। और वो वो तो जितना राजदंड लेके हमारे पीछे पड़ा, उनसे ज्यादा तो उनके पीछे पड़ा कि तुम्हारा वो आज का डंप कहाँ है तुम्हारा जो है। तो वो एक अलग मामला है मेरे ख्याल से। पर ये जो मतलब ये हो रहा है, देखिए बाकी सबसे बड़ा बदलाव तो हमारे बीच यही हुआ है 2014 या उसके अराउंड में। जो पहले जो एक तरह का एनालॉग अफवाहें फैलती थी, मतलब 92 का मुझे पता है, मैं रायपुर में था और दिल्ली में था जिस समय अयोध्या हुआ था। तो उस समय की जो अफवाहें थी वो सब लोग बोलते थे कि बीबीसी रेडियो में सुना हमने और ये देखो दंगे शुरू हो गए, मतलब इस तरह की बातें होती थी। तो बड़ा एनालॉग था मामला जो है। अब जो है वो इतना हैवीली डिजिटल है और वो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। और वो उससे दंगे भी हो रहे हैं, उससे नफरत भी फैल रही है, उससे अदरिंग भी हो रही है, उससे नैरेटिव्स भी बदले जा रहे हैं, उससे चुनाव भी जीते जा रहे हैं। तो वो जो कहीं है ना, जो पूरा एक तरह का उसका जो ब्लैक बॉक्स जो रिकॉर्ड कर रहा है या हो रहा है, जो डैशबोर्ड जिसको मैं कह रहा हूँ, तो वहां पे उसको उसकी परिकल्पना क्या है आपकी जो है उसके। और मैं सबसे सुनना चाहता हूँ ये बात, उर्विश भाई। जब से ये हिंदुत्व वाला खेल शुरू हुआ है ना, मतलब ये समझ लीजिए कि हिंदू महासभा के बनने के बाद से तब से एक फैक्ट्री चल रही थी, वो धीरे 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 माल इकट्ठा कर रही थी। अब क्या हुआ कि उनके पास बहुत सारा जो है माल, आप देखेंगे शाखाओं में, मोहल्ले की इसमें इस तरह की खबर अफवाहें चलती रहती थी। और इस तरह की जो इमेजिनेशन है ना, अल्टीमेटली इस तरह की चीज के लिए भी इमेजिनेशन चाहिए। वो इमेजिनेशन काम कर रही थी, उसने बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है। और एक वक्त के बाद क्या होता है कि आप कूड़ा जो इकट्ठा कर लेते हैं तो कूड़ा ही कूड़े को जनरेट करता है, फिर आपको अलग से जो है उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती। कंपोस्टिंग तो है अब वो डिजिटलाइज होके वो आ रहा है। वो बहुत पुरानी तपस्या है, वो 70-80 साल पुरानी तपस्या है, जो कि अब हाँ, जो आपको दिख रही है। उस तपस्या में कोई कमी नहीं रह गई जो है। कोई कमी नहीं रही। यानी जो जो पीएन ओक थे ना, पीएन ओक थे जो जिनकी किताबें छपती थी, जो बेचते थे, हाँ ताजमहल हिंदू मंदिर था वो। अब वो कितना पुराना आदमी है, वो रेलवे में ट्रेन में घूम घूम के बांटता था। अब वो अब चल रहा है, अब आप देखिए कि छाया हुआ है। तो बड़ा काम किया हुआ लोगों ने, तो नहीं है। बता के किताबें कोट कर रहे हैं सब लोग, कोई ये नहीं बता रहा कि ट्रेडिंग किताबें बेचता था। उर्विश हाँ बोल रहे थे। मैं तो वैसे ये कह रहा था कि ये तो यार मेरी या मेडुसा की एक स्क्रिप्ट का मामला है, लेकिन खैर डॉक्टर साहब ने ये जो कहा, मेरे ख्याल से इसमें मैं कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा कि कूड़ा ही कूड़े को जन्म देता है, क्योंकि इनकी जो पूरी मानसिकता जो है इनकी जो पूरी मानसिकता है ये वो इस लेवल। स्वच्छ भारत का एक हाँ क्या हाँ, बोलते हैं, लेकिन एक तोहफा है देखिए भारत नीतीश को। भाई, आप नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप अगर कूड़ा नहीं होगा तो आप स्वच्छ कैसे करेंगे? तो स्वच्छ भारत की मुहिम चलाने के लिए भी कूड़ा चाहिए। तो तो कूड़ा ये जो चाहिए। चीज है, कूड़ा लेकिन पैदा करना लेकिन पड़ेगा। लेकिन लेकिन इनकी जो सोच है, फिर मुझे ये लगता है, ऐसे मैंने बहुत नहीं सोचा, लेकिन ये लगता है कि फिर आपके सोच का भी एक पैटर्न या तो एक टेम्पलेट बन जाता है। फिर आप जब उड़ीसा का ट्रेन दुर्घटना का मैप देखते हैं, तभी भी आप उसमें से मस्जिद ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आपका जो सेंट्रल वायरिंग जो है वो इस किस्म का हो जाता है। और पहले क्या था, आपने जैसे एनालॉग अफवाहों की बात की, तो पहले ऐसे चक्रम लोग हर जगह पे थोड़े बहुत रहते थे, एक दो हमारे गांव में थी, और गांव में भी लोग ऐसे थे, लेकिन उनका जो है सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था। तो इसलिए वो अपने आप, एक गांव में एक बंदा है, इसको कोई ध्यान नहीं देता है। तो पहले एक बड़ा अच्छा शब्द हुआ करता था, लुनाटिक फ्रिंज। तो जैसे अमेरिका में टी पार्टी हुआ करती थी रिपब्लिकनों में, तो फिर ये हुआ कि अब जो लुनाटिक फ्रिंज है वो ही अभी मेन स्ट्रीम है।
तो इसके चलते ये हो गया कि अब पहले जो ऐसी सोच वाले कोने में बैठे थे, इनका कोई वजूद नहीं था, आज ऐसे 10 लोग अलग अलग जगह पर बैठकर भी ये पूरी चीज़ आप जिसको ये कह रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म या जो इंटरफेस ये चला सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं। एक जगह से एक चीज़ आई कि भाई हाँ, ये कुछ मस्जिद जैसा दिख रहा है, तो एक आइडिया आ गया, तो फिर उसको स्प्रेड करने में तो पूरा तंत्र इनके पास बैठा बिठा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो ये सेंट्रलाइज तो होगा ही, लेकिन तमाम चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हो ऐसा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सोच, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ी पुरानी तपस्या है, तो ऐसे काफ़ी तपस्वी लोग हर जगह पे मौजूद होंगे, तो ऐसे भी मतलब इनको इनपुट्स हमेशा मिलते रहेंगे। और ये जो व्हाट्सएप है, एक एक चीज़ वो जो नेगेटिव ट्रोलिंग होती है वो है, लेकिन सबसे घटिया बात ये जो व्हाट्सएप पे ये सब सारी चीज़ें चलती है इतिहास के नाम पर, या तो मुसलमान हो या दलित हो या पहलवान हो या किसी के भी बारे में, तो वो बड़ी नुकसानकारक होती है। और ये चीज़ें ऐसी है कि जो ट्रेडिशनली ट्रोल नहीं थे, ट्रेडिशनली कूड़ा नहीं थे, हमारे आसपास के हमारे जैसे लोग थे, इनको भी कूड़े में तब्दील कर रही है। तो और वो भी फिर इसके चलते वही इकोसिस्टम के एक भाग बन जाते हैं, और कई बार वो कंट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं। मैंने ऐसे देखा है कई लोगों को। तो ये इतना बात है मेरी। देखिए, इसमें है क्या कि डॉक्टर साहब ने लगभग सब कुछ समअप कर ही दिया है। मतलब उसमें मैं केवल एक आध एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ये लोग एक्चुअली मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है। और जब वो मेहनत करते हैं तो वो मतलब फिर उसके बाद ये नहीं देखते हैं कि मैं किस पद पर हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल देखिए कि अगर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम किसी भी कट्टरवादी संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो चाहे पीएफआई, उसे हम बैन करेंगे, तो उसमें जो सबसे पहला और बड़ा बयान आया वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया कि आज के दिन जब मैं बजरंगबली की धरती पर उनको नमन करने आया, तो उस समय कांग्रेस जो है वो कह रही है कि वो बजरंगबली को ताले में बंद करना चाहती। मतलब ये जो ट्विस्ट है ये अमित मालवीय का ट्विस्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर ये लग रहा है तो भाई किसी ट्रोल और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है, या किसी आईटी सेल वर्कर और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है। ये जो आप सेंगोल का पूरा खेल देख रहे हैं और जो आपको समझाया जा रहा है कि वो नेहरू को भेंट में दिया गया था और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था, और उस पर 3 मिनट की फिल्म अमित शाह ने ट्वीट कर दी, तो वो अगर आपको दिख रहा है कि ये सेंगोल का मामला है, वो नहीं है। वो बहुत सोच समझ कर किया गया है। देखिए, कोई और तरीका नहीं था कि पार्लियामेंट के अंदर पूजा की जा सके। मेरी बात आप समझ रहे हैं? नहीं नहीं, तरीका तो अगर वो चाहेंगे तो कोई भी, मोदी जी है तो लेकिन उसको अभी भी वो ये कह रहे हैं कि उसमें सर्वधर्म प्रार्थना हुई। तो वो इस तरह की पूजा जो हिंदू रीत रिवाजों के हिसाब से हो सके, जिससे ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड जाए कि ये हिंदू राष्ट्र के निर्माण की पहली सीढ़ी है, वो सीधा दिखाने के लिए आपने वो छवि ढूंढ के निकाली, आपने वो कहानी फैलाई, आपने उसमें नेहरू को विलन बनाया कि भाई देखिए उसने हिंदू प्रतीक को जो है वो भेज दिया म्यूजियम में, और वो भी अपने घर के म्यूजियम में, झूठ भी बोला उसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने बताया कि साहब देखिए असली हीरो मैं हूं, मैं उसको निकाल के लेके आया हूं, ठीक है। और उसके बाद आप उसके सामने लेट भी गए और 25 पुजारियों के साथ आपने वहां पे पूजा की। तो ये सब बगैर उस कहानी के नहीं गाला शो। हाँ, तो ये उस बगैर उस कहानी के ये पॉसिबल नहीं था। वो उस पर पूरी मेहनत की गई है। आप देखिए जो वो वीडियोस लीक हो गए थे, जिसको इंटरनेट पे लोगों ने बताया था पीएम इन थॉटफुल मूड, वो सब क्या था? वो महीनों की उसमें तैयारी। ये भी लिखा था कि पीएम वॉकिंग रिस्पेक्टफुली। कई बार तो जो ये जो चीज है ना, ये जो वो उस पे मतलब उधर पार्लियामेंट बन रही थी, इधर वो बाकायदा काम चल रहा था कि उसको कैसे 2024 के पहले खत्म करके और कैसे उसे प्रेजेंट करके लोगों को ये बताना है कि देखिए हमने हिंदू राष्ट्र की बनाने की पहली सीढ़ी जो है वो शुरू कर दी है। अब जो अगली पास बन चुका, अब ऐसा कौन सा नहीं बॉक्स तो हो गया जो टिक होने जो नहीं नहीं तो अब अभी यूसीसी के लिए 5 साल और चाहिए, अभी और तमाम सारी चीजें हैं, अभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना है, तमाम सारे काम है, तो उसके लिए फिर और 5 साल 2029 के बाद चाहिए। तो ये इतना आसान नहीं है। लोगों को भी बोला जाएगा कि उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ और वहां का ह्यूमर ज्यादा अच्छा लगता है तुमको, तो ज्यादा अच्छा
ये क्वाइट पॉसिबल, ये हो सकता है भाई, मतलब तो गुजराती फंडा का जो उर्विश का जो है, जो 300 वाला अंक आने वाला है, और मैं उर्विश से जल्दी से क्विक एक फिर खत्म करेंगे इसको, एक छोटी सी मास्टर क्लास अगर आप दे सके कि हिंदी वाले ऐसा क्या करें कि गुजरातियों को थोड़ा सा ज्यादा बुरा लगे, या ज्यादा उनको क्या बोलते हैं, ज्यादा ज्यादा चोटी काट सके उनकी जो है यहाँ के हिंदी के जो वरिष्ठ हैं, इसकी मास्टर क्लास जल्दी से चाहिए आपसे, जो है फिर उसके बाद इसको रैप करेंगे। हम करीब करीब 1.5 घंटे से ज्यादा बात कर रहे हैं। एक तो आप जो खमन होता है उसको ढोकला कहना चालू रखिए, हम बहुत ऑफेंड होते हैं। दूसरी, हर हर दूसरी हर हर चीज में शक्कर, किसी भी हमको जो खिलाए उसमें शक्कर मत डालिए, हम बहुत ऑफेंड होते हैं। हम तो ऐसे ही ऑफेंड होते हैं, फिर मोदी जी को गाली दीजिए तो भी ऑफेंड होते हैं, इसके अलावा तो हम ज्यादा ऑफेंड नहीं होते। लेकिन अरे ऑन ए किसकी सीरियस नोट, किसकी हिम्मत है जो गुजरात में मोदी जी भी को गाली दे सके? सर क्या बात कर रहे हैं? गाली मतलब प्यार से गाली, वो जैसे नवरंग के गीत में देते हैं ऐसी गाली। तो लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, जैसे बोरिंग हो जा रही है। गुजरात में भी, हाँ, हाँ, गुजरात में ये चीज नहीं है कि हर कोई इनका भक्त है। ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, इलेक्शन रिजल्ट्स में भी आपको दिखती है। तो मुझे गुजराती के तौर पे, देखिए गुजरातियों ने, आई मीन जितनी गाली पड़ती हैं, तो आप कह सकते हैं कि दे हैव अर्नड इट बाय सेंडिंग दिस टू दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोच सही है, या तो जिनका मोह भंग पिछले कुछ सालों में हुआ है। तो ये मोह भंग अभी उतना नहीं हुआ कि ये भाजपा को हरा सके, लेकिन मोह भंग तो हुआ है। तो ये तो एक, मेरी तो यही आशा है कि भाई ये जो मोह भंग की प्रक्रिया है गुजरात में जरा धीरे से हुई, क्योंकि एक अपनापन था। राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी ज्यादा हो सकती है। एक चीज आज की बात में छूट गई, वो बिल्कुल शॉर्ट में कवर करके मैं आपको दे दूंगा कि ये जो हम पॉलिटिकल बात की, ह्यूमर की, कि पॉलिटिकल जो दिक्कत आती है, उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत जो कि मोदी राज से पहले शुरू हो चुकी है, जिसके ऊपर शायद अलग से बात हो सकती है, वो है सोशल प्रेशर। यानी कि जो कम्युनिटी का आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चला, और ये कम्युनिटी की ओर से जो ह्यूमरिस्ट पर, सेटायरिस्ट पर जो प्रेशर आता है, जिसकी पॉलिटिकल पैट्रोनेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो स्वतंत्र रूप से भी काफ़ी सारा कम्युनिटी प्रेशर सेटायरिस्ट पर आता है। तो सेटायरिस्ट या तो कार्टूनिस्ट जो है, वो दोनों ओर से, पॉलिटिकल ओर से और ये कम्युनिटी की ओर से भी पिसता है। तो ये एक चीज़ है कि भाई गुजरात में भी ये हुई, और हमारे बहुत बड़े दो दो हास्य लेखक का मैं उदाहरण दूंगा। एक जिनको अब सारी दुनिया जानती है, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ प्रिंट में लिखते थे, तारक मेहता। तारक भाई हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हास्यकार थे, बड़े आइकॉनिक उनका फिगर था। और फिर भी एक बार वो चित्रलेखा सामयिक में, पत्रिका में लिखते थे, तो उन्होंने किसी कम्युनिटी विशेष के बारे में एक बड़ा ही ऐसे ही कुछ कह दिया, तो उतना कोई ऑफेंसिव नहीं था, तो वो कम्युनिटी वाले बड़े ही ऑफेंड हो गए थे। तारक भाई वैसे तो मोदी की गुड बुक में थे, मोदी इनकी किताब का विमोचन करने के लिए आए थे, फिर भी इन्होंने कोई एक आध लाइन, दो लाइन लिख दी होगी वो कम्युनिटी के बारे में, और इनको जिस प्रकार का जो जुल्म और त्रास झेलना पड़ा, तो ये भी एक हास्य और व्यंग के जो लोग हैं, इनकी एक ये भी चैलेंज है, जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, लेकिन कंप्लीटली मर्ज्ड नहीं है, वो अलग भी है और काफी बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक इतना मेरी बात कहनी है। अतुल? नहीं, मैं कुछ खास नहीं जोड़ना, बस सारी बातें तो हो गई हैं। तो आज का ये हड़वी कॉफी का ये अंक हम यहाँ खत्म करते हैं। ये टेक्स्ट में और ऑडियो और वीडियो तीनों जगह पे है, तीनों के लिंक आपके साथ मिल जाएंगे। हम लोग अपनी लंबी बातचीत के सिलसिले जारी रखेंगे, और अगली बार फिर किसी विशेष मसले पर फिर से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।